क्लास की शुरुआत करते अपन आज की थॉट ऑफ द डे से। आज की थॉट ऑफ द डे है कि आपका मनी आपका सब कुछ है, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बनते हो, इसलिए पॉजिटिव रहो और कभी हार मत मानो। ये जिंदगी का सफलता का पहला मंत्र है। फर्स्ट यू थिंक देन एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप सोचिए चीजें आपके अनुकूल होगी। सोचिए कि मैं नर्सिंग ऑफिसर बन रहा हूं, कार लेके ड्यूटी पे जा रहा हूं और मेरे अपने सपने पूरे हो रहे हैं, डेफिनेटली, और उसके अकॉर्डिंग मेहनत कीजिएगा। ईश्वर के घर देर है पर अंधेर नहीं, वो आपके सपने जरूर पूरे करेगा और मेहनत करते रहेगा, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। चलिएगा, पहला क्वेश्चन अपन यहां पे, पहला टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे बेटा, पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। आरिवास में दो डिसऑर्डर अपन यहां पे डिस्कस करने वाले, एक पीसीओडी डिस्कस करेंगे और एक पीसीओएस डिस्कस करेंगे बेटा। इन दोनों डिसऑर्डर के बारे में डिटेल में जानेंगे। थोड़ा सा बेसिक सा अंतर है, क्या अंतर है वो जानेंगे, क्योंकि 2-3 नोट सेट में कंटिन्यू यहां से पीसीओडी से एमसीक्यू आए हैं, तो इनकी कंप्लीट थ्योरी पढ़ेंगे और साथ में इनके बहुत प्यारे प्यारे एमसीक्यू सोल्व करेंगे। आज नया तरीके से मैंने क्वेश्चन लेके आया हूं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बच्चों, चलिएगा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जवाब दीजिएगा बच्चों। चलिएगा बच्चों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जवाब दीजिएगा। व्हाट इज द टाइपिकली एफएसएच एलएस रेशियो इन वुमन विद पीसीओडी? चलिएगा बच्चों, अगर कोई पेशेंट पीसीओडी का है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज का है, और अगर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज का केस है, ओवेरियन डिजीज का केस है बच्चों, तो क्या उसमें रेशियो रहेगा? ये लास्ट नोट सेट का क्वेश्चन है बच्चों। 1:1, 2:1, 1:2 और हायर, या 1:3 एंड हायर। चलिएगा बच्चों, सभी के जवाब आ रहे हैं, कुछ सी दे रहे हैं कुछ डी दे रहे हैं, आराम से देख के बताइए। पहले तो अपन बेटा इसकी थ्योरी जान लेते हैं कि पीसीओडी और पीसीओएस है क्या बच्चों। देखिएगा दो डिसऑर्डर जिसके बारे में अपन यहां डिस्कस करने वाले बच्चों, और दोनों के अपन साथ के साथ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। पहले आप इनको समझो और फिर उसके बारे में जानते हैं बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। यस, देखिएगा बच्चों, व्हाट इज द पीसीओडी? पीसीओडी है क्या बच्चों? पीसीओडी, चलिएगा सबसे पहले बात करते हैं पीसीओडी क्या है। पूरा नाम अगर देखें तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। सबके बहुत प्यारे प्यारे एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और वही टॉपिक पढ़ाने वाला हूं 200 इंपॉर्टेंट पार्ट में, जहां से सीधे लास्ट ईयर में या अपकमिंग एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले बेटा। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज होता क्या बच्चों? तो जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे क्या होगा? मल्टीपल सिस्ट फॉर्मेशन इन ओवरी, मल्टीपल सिस्ट फॉर्मेशन इन ओवरी। ओवरी के अंदर बेटा मल्टीपल सिस्ट बनेंगे आपके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी डायरेक्ट ओवरी अफेक्ट हो रही है यहां पे बेटा, और ओवरी के अंदर क्या होगा? कुछ कारणों की वजह से आरिवास में क्या बनेंगे? मल्टीपल सिस्ट बनेंगे। और सिस्ट क्या होते हैं बेटा? फ्लूइड फिल्ड सेक होते हैं, यानी पानी की भरी हुई छोटी छोटी पोटलियां बन जाएगी किसके अंदर? आपके ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर क्या होंगे? छोटे छोटे सिस्ट बनेंगे बच्चों, इस तरह से फ्लूइड फिल्ड सिस्ट होंगे। 10 से 15 सिस्ट बन सकते हैं या ज्यादा भी बन सकते हैं। आर गेट माय पॉइंट? तो फ्लूइड फिल्ड सिस्ट बनेंगे किसके अंदर? ओवरी में। दिस इज नोन एज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। कौन सी डिजीज? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। और ये कॉमन प्रॉब्लम है फीमेल्स के अंदर, रिप्रोडक्टिव एज में कॉमन प्रॉब्लम है, बट लेस डेंजर, बट लेस डेंजर। कॉमन प्रॉब्लम है लेकिन डेंजर कम है बच्चों यहाँ पे। गेट माय पॉइंट? पीसीओडी क्लियर है। और इसका जो कारण है वो डायरेक्ट ओवरी में प्रॉब्लम है बेटा। अरे किस में प्रॉब्लम है? ओवरी में प्रॉब्लम होता है कि ओवरी के अंदर मल्टीपल छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं। अगर आप यूएसजी करके देखोगे ओवरी की, तो आपको यूएसजी के अंदर क्या देखने को मिलेगी? नेकलेस अपीयरेंस ऑफ द ओवरी या स्नोफ्लेक अपीयरेंस ऑफ द ओवरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कॉमन है बट लेस डेंजर फॉर्म होती है आरिवास में। दिस इज इंटरचेंजेबल टर्म विद पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज का इंटरचेंजेबल फॉर्म होती है पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसको स्टिल लवंथान सिंड्रोम बोलते हैं। आर यू गेटिंग मी? उसी की इंटरचेंज, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा दोनों में अंतर है बेटा, बेसिक सा। आर यू गेटिंग मी पॉइंट? आरिवास में यहां पे डायरेक्ट ओवरी के अंदर प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण ओवरी में मल्टीपल फ्लूइड फिल्ड सेक बनते हैं। और अगर आप यूएसजी करोगे तो कैसी नेकलेस या स्नोफ्लेक अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगी बच्चों। क्लियर है? और एक कॉमन है बट लेस डेंजर है। आरी बात समझो। इसकी वजह से आगे जाके आपके हार्मोनल इंबैलेंस होंगे, जिससे अनओवुलेशन हो सकता है, इरेगुलर एमसीज हो सकती है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, एलोपीसिया हो सकते हैं, पर थोड़े लेस डेंजर टाइप के सिम्टम आएंगे पीसीओडी में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। एमएम्स बेटा चंडीगढ़ ऑफलाइन जाना चाहता हूं, वहां आप कब आओगे? मेरी बेटा 16 तारीख से लेकर 20 तारीख तक, 16 फरवरी से 20 फरवरी तक चंडीगढ़ में ऑफलाइन क्लासेस है।
आप ज्वाइन कर सकते हैं, कंटिन्यू भी क्लासेस अशोक सर ले रहे हैं, सीएचएन पढ़ा रहे हैं, वो जबरदस्त बैच चल रहा है, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, अपने नर्सिंग ऑफिसर बनने के सपनों को सच कर सकते हैं। थैंक यू डियर। चलिएगा बात करते हैं, एक है बेटा आपका पीसीओएस, दो चीजें आपकी टर्म देखो, एक तो मैं बात कर रहा हूं पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज आरी पास में, और एक होता है पीसीओएस, दोनों में अंतर क्या, इसका पूरा नाम है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या ओवरी सिंड्रोम आरी पास में, इसी को अपन बोलते हैं स्टिल लवंथन सिंड्रोम। आज बहुत नई नई चीजें मिलने वाली है आपको, और बेसिक सा अंतर, स्टिल लवंथन सिंड्रोम इसी को बोलते हैं बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बच्चों रेयर है बट डेंजर सिचुएशन है, रेयर बट डेंजर प्रॉब्लम है ये, गेट माय पॉइंट। पीसीओडी कॉमन है लेकिन लेस डेंजर है, ये क्या है, रेयर है बट बहुत ज्यादा डेंजर है बच्चों। और यहां पे मेन कारण क्या रहता है, हार्मोनल या एंडोक्राइन इंबैलेंस, एंडोक्राइन इंबैलेंस होगा बच्चों, इसकी वजह से मल्टीपल सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे बॉडी में। यस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। दोनों में अंतर क्या वो भी अपन यहाँ जानेंगे, बिल्कुल बेसिक था अपन सारा अपन यहाँ जानेंगे। आरी पास में रेयर बट डेंजर है ये, और हार्मोनल या एंडोक्राइन इंबैलेंस की वजह से ये देखने को मिलता है, क्लियर। और यहां पर कई बार इसको हाइपर एंड्रोनिज्म भी बोलते हैं, प्राइमरी हाइपर एंड्रोनिज्म, यानी एंड्रोजन हार्मोन क्या हो जाता है यहाँ पे बढ़ जाता है बेटा सिंड्रोम के अंदर, और सिंड्रोम है तो ग्रुप ऑफ सिम्टम है, तो थोड़ी बड़ी सीवियर कंडीशन होगी, क्लियर। अभी दोनों में बेसिक सा अंतर क्या, मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाता हूं, देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट। पीसीओडी की बात करते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, एक तो है डिजीज बच्चों, और डिजीज में मोस्टली सिंगल सिम्टम ही आते हैं, सिंड्रोम में मल्टीपल सिम्टम आते हैं, एक टर्म है आपकी सिंड्रोम, दोनों में अंतर क्या बच्चों देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। पीसीओडी कॉमन एंड वुमन इन वर्ल्ड वाइड, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ड्यू टू हार्मोनल इंबैलेंस, पीसीओडी जो होती है हार्मोन के इंबैलेंस से देखने को मिलती है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। मोर देन 10 सिस्ट इन द ईच ओवरी, और ओवरी में 10 से ज्यादा क्या मिलेंगे आपको, सिस्ट देखने को मिलेंगे, जिससे ओवरी कैसी दिखेगी, नेकलेस अपीयरेंस देखने को मिलेगी, नेकलेस अपीयरेंस देखने को मिलेगी। कारणों में जेनेटिक कारण हो सकते हैं, इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो सकती है, इन्फ्लामेशन या वेट आपका ओबेसिटी कारण हो सकती है बच्चों, आरी बात समझे। पीसीओडी कैन बी रिवर्स विद मेडिकेशन, पीसीओडी को दवाई देने से ठीक किया जा सकता है, लेकिन पीसीओएस को ठीक नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, डाइट, एक्सरसाइज और मेडिकेशन और सर्जरी से इसको ठीक किया जाता है। आरी बात में फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है मेडिकेशन ऐड करने से। ये तो है बेटा कौन सी बात, आपकी पीसीओडी के बारे में बात है। अब दूसरी बात करते हैं, पीसीओएस रेयर बट लेजर पेशेंट में होती है, लेकिन बहुत डेंजर सिचुएशन है बच्चों। एंडोक्राइन डिसऑर्डर की वजह से ओवरी के अंदर इमेच्योर फॉलिकल्स बनेंगे, यहाँ पे हार्मोन या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होगा, जिससे हार्मोन इंबैलेंस होगा, लाइक ओबेसिटी हुई, इसकी वजह से पीसीओडी होता है। हार्मोन इंबैलेंस होने से, हार्मोन इंबैलेंस होगा तो ओवरी के अंदर क्या होंगे, मल्टीपल सिस्ट बन जाएंगे, जबकि यहाँ पे क्या होगा, एंडोक्राइन डिसऑर्डर होगा, जिससे आपके जो ग्राफियन फॉलिकल है वो इमेच्योर रहेंगे। गेट माय पॉइंट। मिनिमम नंबर ऑफ सिस्ट बनेंगे, यहाँ पे सिस्ट 10 से ज्यादा हो सकते हैं। पीसीओएस में जेनेटिक, लाइफस्टाइल, ईटिंग हैबिट और मेंटल हेल्थ जिम्मेदार है, यहाँ पे भी इंसुलिन रेजिस्टेंस, इन्फ्लेमेशन, वेट और जेनेटिक जिम्मेदार हो सकती है। पीसीओएस कैंसर भी रिवर्स, इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, पीसीओएस को रिवर्स नहीं किया जा सकता, यानी डेंजर फॉर्म है, रिवर्सिबल नहीं है, जबकि ये मेडिकेशन से ठीक की जा सकती है बच्चों, क्लियर है। डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल चेंज एंड मेडिकेशन से ठीक किया जा सकता है इसको। हार्ड टू गेट प्रेग्नेंट, रिस्क ऑफ डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी एंड एंडोमेट्रियल कैंसर होने के चांस है। यहाँ पे एक ध्यान रखना, एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन एंडोमेट्रियल कैंसर हो सकता है बच्चों, आर यू गेट माय पॉइंट। अब ये तो है कुछ बेसिक सा अंतर, आपने समझा होगा कि पीसीओएस सिंड्रोम है, थोड़ा डेंजर है, रिवर्सिबल नहीं है, और मेन कारण क्या रहता है, एंडोक्राइन आपका चेंजेस, जिससे हार्मोनल इंबैलेंस होंगे, जिससे ओवरी इफेक्ट होगी। यहाँ पे डायरेक्ट ओवरी में हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से मल्टीपल सिस्ट बनेंगे, या सिस्ट कम बनते हैं या सिस्ट बहुत ज्यादा बनते हैं, ये रिवर्सिबल है, प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं है आपका बेटा, इसमें प्रेगनेंसी पॉसिबल है, रिवर्सिबल है, इसमें प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं है, रिवर्सिबल है बच्चों, गेट माय पॉइंट। अब कुछ और अपन यहाँ अगर बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे ये तो आप देख रहे हो, यहाँ पे कम सिस्ट बने बेटा, दिस इज द केस ऑफ पीसीओएस, सिस्ट कम बनते हैं तो पीसीओएस का केस है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या स्टिल-लवंथन सिंड्रोम का केस है। जबकि पीसीओडी में देखो बच्चों, नॉर्मल आपका ओवरी को देखोगे तो ये 3-4 सिस्ट ही होते हैं, डोमिनेंट फॉलिकल्स वगैरह दिखेंगे, लेकिन अगर आपको पीसीओडी हो गया, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज हो गई, तो आपको मल्टीपल क्या देखने को मिलेंगे, सिस्ट। और ये सिस्ट कैसे होंगे, जैसे नेकलेस अपीयरेंस है, कैसी, पेरिफेरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉलिकल, हाइपर ओवेरियन सिंड्रोम, नेकलेस अपीयरेंस देखने को मिलेगी आपकी ओवरी के अंदर बेटा, दिस इज नोन एज पीसीओडी, सो दिस इज द केस ऑफ पीसीओडी। आर यू गेटिंग मी बच्चों। चले आगे बच्चों, यहां तक को डाउट हो तो बताओ। अब अपन साइन एंड सिम्टम की बात करते हैं अपन, मेन पीसीओएस के अंदर क्या होगा बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
एंड्रोजन हार्मोन बढ़ेगा बच्चों। कौन सा हार्मोन बढ़ेगा? एंड्रोजन। और एंड्रोजन हार्मोन में मेन बढ़ता बच्चों टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन। और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ने की वजह से इंसुलिन की क्या हो जाती है? रेजिस्टेंस। और जैसे इंसुलिन की रेजिस्टेंस होगी तो मरीज को हाइपरग्लाइसीमिया होगा प्यारे बच्चों। क्या होगा? हाइपरग्लाइसीमिया। किसमें? सिंड्रोम की बात कर रहा हूं मैं, पहले सिंड्रोम बता देता हूं कि एंड्रोजन हार्मोन बढ़ेगा, स्पेशली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, क्लियर, जिससे इंसुलिन की क्या होगी? रेजिस्टेंस, और मरीज को हाइपरग्लाइसीमिया होगा। साथ में मरीज को अनओवुलेशन यानी मरीज को ओवुलेशन नहीं होगा, इनफर्टिलिटी आपको यहां देखने मिलेगी। एंड्रोजन या सेक्स हार्मोन बढ़ेंगे इसकी वजह से, क्या पॉइंट। इसके अलावा यहाँ पे एफएसएच और एलएच रेशियो ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होता है, लेकिन डिस्टर्ब हो सकता है। अनओवुलेशन रहेगा, इंसुलिन की रेजिस्टेंस होगी, एंड्रोजन हार्मोन बढ़ेगा। इसके अलावा इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल होंगे बेटा, इरेगुलर एमसी आपको देखने को मिलेगी इस केस में। किस केस में? पीसीओएस के केस में बेटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां तक कोई डाउट हो तो बता दो, वरना आगे बढ़ते बेटा। क्लियर बच्चों? यहां पे तो एंड्रोजन हार्मोन बढ़ेगा, सबसे ज्यादा कौन बढ़ जाता है? टेस्टोस्टेरोन। इंसुलिन की रेजिस्टेंस होगी, इससे हाइपरग्लाइसीमिया होगा मरीज को, अनओवुलेशन और इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मरीज में एंड्रोजन हार्मोन बढ़ने से एस्ने होंगे, हर्शिट्यूज्म होगा, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होगी, स्पेशली बैक वाले रीजन पे, मेल पैटर्न बाल्डनेस होगा। मेल पैटर्न बाल्डनेस आपको देखने को मिलेगा बच्चों, मेल पैटर्न बाल्डनेस आपको यहां पे देखने को मिलेगा। किस केस के अंदर? आपका पीसीओएस के अंदर। क्या माय पॉइंट? ये कॉमन सिम्टम आते हैं, स्पेशली इंसुलिन रेजिस्टेंस और हाइपरग्लाइसीमिया और एंड्रोजन हार्मोन की अधिकता होने के सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे बच्चों। इज इट क्लियर नोट? अनओवुलेशन होगा जिससे इनफर्टिलिटी होगी। अरे कोई डाउट है बच्चों? क्या माय पॉइंट? समझ मेरी बात? एक होता है पीसीओडी। पीसीओडी में बनेगा कि मल्टीपल सिस्ट बनेंगे, क्लियर, जिसकी वजह से कैसा? नेकलेस या स्नोफ्लेक अपीयरेंस होगी किसकी? ओवरी की। कॉमन प्रॉब्लम बट लेस डेंजर है, रिवर्सिबल है, फ्लूइड फिल्ड सेक बनेंगे। यहां पे ओवरी में प्रॉब्लम होगी हार्मोन बढ़ने से वजह से, और यहां पे हार्मोन मेनली बढ़ेगा बेटा एलएच। कौन बढ़ जाता है? एलएच रेशियो एफएसएच ज्यादा हो जाता है। एलएच आपका 2 गुना से लेके 3 गुना तक बढ़ेगा और एफएसएच 1 गुना ही रह जाएगा। क्या माय पॉइंट? यानी ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3, यानी 2 से 3 गुना बढ़ेगा पर 3 गुना से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। कौन? एलएच। यानी 2 गुना बढ़ जाएगा, मोस्टली 2 गुना बढ़ जाता है, और एफएसएच 1 गुना ही रहता है बच्चों। क्या पॉइंट? ओवरी में सिस्ट बनेंगे, ज्यादा सीवियर सिम्टम में। यहां पे मेन जो दिक्कत होगी इरेगुलर एमसी होगी बेटा, इरेगुलर एमसी होगी, और मोस्टली आपको बेटा एमिनोरोइया देखने को मिलेगा। कई बार इरेगुलर एमसी मिड बिटवीन ब्लीडिंग हाइपरमिनोरिया भी हो सकता है, पर मोस्टली एमिनोरिया देखने को मिलेगा। इनफर्टिलिटी वगैरह होना, ये इतने सीवियर सिम्टम नहीं है, पीसीओएस में ज्यादा आते हैं वो बच्चों। क्लियर है? बाकी जनरल सिम्टम आएंगे। ओबेसिटी आपको यहाँ पे वेट गेन वगैरह देखने को मिल सकता है, ऐसे सिम्टम देखने को मिलते हैं किस केस में? पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज के केस में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग मी? तो थोड़ा सा आप समझोगे, पीसीओडी माइल्ड फॉर्म है और पीसीओएस सीवियर फॉर्म है, यही दोनों में अंतर है। अब अपन इनके सारे क्वेश्चन सोल्व करते हैं बच्चों। मैंने आपको ये सारा बताया, ये सब क्वेश्चन आ चुका है अलग अलग एग्जाम में। अब आइए अपन यहां बात करते हैं व्हाट इज द टाइपिकल एफएसएच एंड एलएच। अब देखो बेटा, मैं एलएच रेशियो एफएसएच पूछता तो मैं 2:1 कहता, लेकिन छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन पहले किसको पूछ लिया है? एफएसएच को। किसके बारे में पूछ लिया एग्जामिनर ने? एफएसएच को। तो एफएसएच को आगे रखना, एफएसएच 1 गुना है और एलएच को पीछे रखना, तो 1:2 और हायर। देखो 1:3 और हायर नहीं होगा, अपन कह रहे हैं कि मैक्सिमम 3 तक हो सकता है, 3 से ऊपर नहीं होगा। छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन, थ्योरी क्लियर होगी तभी आप सोल्व कर पाओगे। तो यहां पे आगे किसको रख दिया? एफएसएच को, एलएच को। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, सी आंसर जाएगा 1:2 और हायर। पर 1:3 और हायर नहीं होगा, क्योंकि 3 तक हो सकता है, 3 गुना से ज्यादा नहीं हो सकता। कौन? आपका कौन? एलएच। क्या माय पॉइंट? तो व्हाट इज द पीसीओडी की बात करें तो यहां पे डायरेक्ट प्रॉब्लम होती है ओवरी में हार्मोनल इंबैलेंस से, और मोस्टली एफएसएच एलएच रेशियो गड़बड़ा जाता है। क्या माय पॉइंट? यहां पे भी एंड्रोजन हार्मोन बढ़ेगा, और एंड्रोजन हार्मोन कौन बढ़ता है? टेस्टोस्टेरोन। इसके अलावा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन थोड़े डिक्रीज ही मिलेंगे आपको कुछ केसेस के अंदर। आ रही बात में? तो ये तो हो गया पीसीओडी, और इसके बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बच्चों, व्हाट इज द प्राइमरी हार्मोनल इंबैलेंस एसोसिएटेड विद पीसीओडी? पीसीओडी में मेन हार्मोनल इंबैलेंस क्या होगा बेटा? एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी होगी, प्रोजेस्टेरोन का एक्सेस होगा, इंसुलिन की रेजिस्टेंस होगी, और एंड्रोजन एक्सेस होगा, या थायराइड हार्मोन। देखिएगा माइल्ड फॉर्म में होता तो नहीं, लेकिन इसमें भी इंसुलिन की रेजिस्टेंस और एंड्रोजन का एक्सेस हो सकता है, और दोनों का एक्सेस होने से क्या होगा? हाइपरग्लाइसीमिया।
क्या होगा? हाइपरग्लाइसीमिया। और हाइपरग्लाइसीमिया को ट्रीट करने के लिए, और यहाँ पे मोस्टली टाइप 2 डायबिटीज के सिम्टम आएंगे। अगर क्वेश्चन पूछे तो हाइपरग्लाइसीमिया आपका दूसरे कारणों से हो रहा है, तो इंसुलिन की रेजिस्टेंस होने से, और इंसुलिन की रेजिस्टेंस क्या करती है? टाइप 2 डायबिटीज। तो इसको ट्रीट करने के लिए अपन मेटफॉर्मिन नाम के ड्रग का यूज करेंगे बेटा, मेटफॉर्मिन। और खाना खाने के 1 आवर बिफोर देते हैं इसको। मेटफॉर्मिन को ध्यान रखना, इसका मोस्ट कॉमन जो साइड इफेक्ट है मेटफॉर्मिन का, गेट माय पॉइंट, ये मेटफॉर्मिन का मोस्ट कॉमन जो साइड इफेक्ट है दैट इज डायरिया। क्या? डायरिया। और अगर मोस्ट सीरियस साइड इफेक्ट पूछे तो ये नेफ्रोटॉक्सिक है, साथ में ये लैक्टिक एसिडोसिस कर सकती है। सो अगर डाई दे रहे हो तो डाई देने के 48 आवर्स पहले आपको क्या करना है? आपको किसको बेटा? वेरी इंपॉर्टेंट, मेटफॉर्मिन को विदहोल्ड करना है। और बिगोनाइट कैटेगरी की आपकी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है, आपका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट डायरिया है, इसके अलावा नेफ्रोटॉक्सिक और लैक्टिक एसिड। इसके अलावा ये वेट लॉस कराती है, इसलिए कुछ लोग ओबेसिटी को ट्रीट करने के लिए ओटीसी ओवर द काउंटर के रूप में मेटफॉर्मिन का यूज करते हैं। बहुत ध्यान रखना, वेट लॉस करवाती है। तो हाइपरग्लाइसीमिया है बेटा, टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है एंड्रोजन एक्सेस से। पीसीओडी में होती है और पीसीओएस में भी, लेकिन पीसीओडी में थोड़ी रेयर फॉर्म में होती है, पीसीओएस सीएस के अंदर बहुत सीवियर होगी बेटा। यस, चलिए बच्चों, तो यहाँ पे सी इज द राइट आंसर जाएगा बच्चों। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग इज कॉमन सिम्टम ऑफ पीसीओडी? पीसीओडी का कॉमन सिम्टम क्या, जो मोस्ट कॉमन देखा जाता है? रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये तो गलत है। देखो इरेगुलर टाइप का होगा, लेकिन बहुत ज्यादा सीवियर इरेगुलर नहीं होगा जितना कि पीसीओएस में होता है। बात अपन पीसीओडी की कर रहे हैं, ध्यान रखना, पहले पीसीओडी की बात कर रहा हूं। वेट लॉस नहीं होगा, यहाँ वेट गेन होगा। एक्सेस हेयर ग्रोथ ऑन फेस एंड, बिल्कुल एंड्रोजन हार्मोन बढ़ रहा बेटा, और एंड्रोजन हार्मोन बढ़ने की वजह से टेस्टोस्टेरोन मेनली बढ़ता है यहाँ पे, और टेस्टोस्टेरोन इज द मेल और फीमेल में दोनों में टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, और टेस्टोस्टेरोन हेयर ग्रोथ कराएगा। तो एक्सेस हेयर ग्रोथ देखने को मिलेगी आपको किसके अंदर? फेस एंड बॉडी पे, आरीबास में। जबकि सिर में मेल पेट्रल बाल्डनेस होगा, यानी गंजापन होगा यहां से, क्या बाकी बॉडी पे हेयर की ग्रोथ हो जाएगी। सी इज द राइट आंसर हियर बच्चों। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जवाब दीजिएगा आराम से, थोड़ी पढ़िएगा, फिर अपन एमसीक्यू सोल्व करेंगे यहाँ साथ के साथ। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनट्रीटेड पीसीओडी? अगर पीसीओडी को अनट्रीटेड रखा गया, पीसीओडी को, तो क्या हो सकता है? एंडोमेट्रियल कैंसर, ओवरियन कैंसर, इनफर्टिलिटी या कार्डियोवास्कुलर डिजीज। आराम से जवाब देना, कोई जल्दबाजी नहीं है। पीसीओडी की बात कर रहा हूं, अगर यहां पे अगर सेम क्वेश्चन होता और पीसीओएस होता तो क्या कॉम्प्लिकेशन जाता? दो आंसर है। मैंने कहा कि अगर कॉमन कॉम्प्लिकेशन, तो बिल्कुल सही बात है बेटा, इनफर्टिलिटी होगी। लेकिन अगर पीसीएस होता है पीसीओडी की जगह, तो क्या होता? एंडोमेट्रियल कैंसर ज्यादा होते हैं। छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन, केवल सी और डी में आपका सिलेक्शन होना या नहीं होना सब समाहित है, इसलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना बेटा। पीसीओडी के अंदर कौन बढ़ जाता है? टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा बेटा, एंड्रोजन हार्मोन बढ़ेंगे तो अनओवुलेशन होगा, ओवुलेशन ही नहीं हो पाएगा आरिवास में। एस्ट्रोजन वगैरह बढ़ेंगे आरिवास में, तो उसकी वजह से अनओवुलेशन होगा, तो इनफर्टिलिटी। और अगर पीसीओएस होता तो क्या देखने को मिलता? एंडोमेट्रियल कैंसर या एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया कॉमन होता है। यस बच्चों, बिल्कुल सही जवाब है दीपाप्ति, बहुत बड़े जवाब आ रहे हैं आपके। नेक्स्ट, सो सी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट, विच मेडिकेशन इज कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट इंसुलिन रेजिस्टेंस इन पीसीओडी? पीसीओडी में इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो रही है, तो कौन सी मेडिकेशन कॉमनली? अभी पढ़ा था बिल्कुल आपका, मेटफॉर्मिन, क्लोमिफेन, स्पाइरोलैक्टोन या फ्लूटेमाइड। तो अपन ने कहा था कि टाइप 2 टाइप की डायबिटीज होती है यहाँ पे, और टाइप 2 टाइप की डायबिटीज होती है, तो मेटफॉर्मिन का यूज करेंगे अपन बेटा पीसीओडी के अंदर। कर माय पॉइंट, क्लोमिफेन, सिट्रोन किसके लिए यूज करते हैं अपन? जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन या एगोनिस्ट ड्रग है, तो ओवुलेशन इंडेक्शन के लिए यूज करते हैं अपन बेटा, ओवुलेशन इंडेक्शन के लिए यूज करते हैं अपन किसका? क्लोमिफेन, सिट्रिन का। इसके अलावा और कुछ ड्रग आती है लाइक ब्यूसरलिन, नाम सुना है? ब्यूसरलिन, ये भी ओवुलेशन इंडक्शन के लिए यूज होती है, क्योंकि ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एगोनिस्ट का काम करती है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को बढ़ाती है, एफएसएच और एलएच को। इनके काम करने से एफएसएच और एलएच बढ़ेंगे, और एफएसएच और एलएच बढ़ने से ओवुलेशन होगा। गेट माय पॉइंट। स्पाइरोलैक्टोन क्या है बच्चों? वेरी इंपॉर्टेंट, पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स है, ये याद है कि नहीं है? एंटी एल्डोस्टेरोन होती है, पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स है। इसका साइड इफेक्ट अगर आपसे पूछ रहे हो तो क्या होगा? हाइपरकैलेमिया। ये पोटेशियम को ब्लड में बढ़ाती है, हाइपरकैलेमिया करती है। और बताइए, इसके अलावा ये हाइपोनेट्रीमिया करेगी बच्चों। इसके अलावा ये करती है गायनेकोमेस्टिया। क्या करती है? क्योंकि ये प्रोलैक्टिन को बढ़ा दी, प्रोलैक्टिन बढ़ेगा तो मेल में फीमेल की तरह क्या होंगे? ब्रेस्ट डेवलप होंगे, तो ये स्पाइरोलैक्टोन के साइड इफेक्ट है। फ्लूटेमाइड अलग चीज है बेटा,
तो यहाँ मेटफॉर्मिन इज द राइट आंसर। एक ही क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन निकालने की कोशिश करना। हीर, यस बच्चों, थैंक यू डियर, गॉड ब्लेस यू। तो ध्यान रखना, क्लोम्फेनसिट्रोल गोनाडोट्रोपिन ग्लिजिंग हार्मोन एगोनिस्ट ड्रग है, ओवुलेशन इंडक्शन में काम में ली जाती है, क्वेश्चन कई बार आ चुका है। इसके अलावा ग्यूसरलिन और ब्यूसरलिन भी एफएसएच और एलएच हार्मोन को बढ़ाती है, यानी ओवुलेशन इंडक्शन में काम में ली जाती है। ये नोट्स बढ़ाने ना अच्छे से। स्पर्मलेक्टोन पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स है, ये सीरम पोटेशियम लेवल को बढ़ाती है और बाकी सोडियम को लॉस कराती है। तो हाइपरकैलेमिया करती है, हाइपोनेट्रीमिया कराती है और गायनेकोमेस्टिया कराती है, क्योंकि प्रोलैक्टिन को इंक्रीज करने की। प्रोलैक्टिन इंक्रीज होगा तो मेल लाइक बेस्ट टिश्यू डेवलप होंगे फीमेल में। यस, आर यू गेटिंग मी? और जब भी स्पर्मलेक्टिन दे रहे हो तो डिजोक्सिन के साथ कॉन्ट्रा इंडिकेटर, क्योंकि ड्रग का इफेक्ट नहीं आने देगी, क्योंकि हाइपरकैलेमिया करती है। क्योंकि डिजोक्सिन क्या करती है, पोटेशियम के साथ एक्सक्रीट होती है ना। सो यहाँ राइट आंसर जाएगा मेटफॉर्मिन। चलेगा। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इन पीसीओडी मैनेजमेंट? कोई पेशेंट है, उसकी पीसीओडी का केस है, उसके मैनेजमेंट में क्या क्या ध्यान रखेंगे कि पर्सन को ओबेस है तो आपको क्या करना है, एक्सरसाइज करवाना है, पेशेंट को डाइट को मॉडिफाई करना है, लाइफस्टाइल को चेंज करना है, यही मैनेजमेंट है। बाकी हार्मोन है तो हार्मोन को कम करे। बिल्कुल डियर कपिल जी, यस बेटा। आरआरबी, ईएसआईसी, नोट स्टेट, सीएचओ, जितने भी इंडिया की गवर्नमेंट एग्जाम में सब में सेम ही पेपर आता है, अलग से पेपर नहीं आता सृष्टि। तो यही पढ़े, एक ही पैटर्न से पढ़े, बेस्ट है बेटा। वेट गेन होगा, इंप्रूव फर्टिलिटी, रिड्यूस एंड्रोजन लेवल या वेट मैनेजमेंट एंड इंप्रूव इंसुलिन सेंसिटिविटी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो रही तो इंसुलिन सेंसिटिविटी को मैनेजमेंट करे, वेट मैनेजमेंट करे, एक्सरसाइज करे, आपका दिस इज द सिंपल मैनेजमेंट, डी इज द राइट आंसर। तो ये पूरी की पूरी कहानी आपका खत्म खेल किसका, पीसीओडी का। बिल्कुल सिंपल से जवाब बच्चों। चलेगा बच्चों। नेक्स्ट, इन पीसीओडी एंड एलिवेटेड एलएस लेवल विद एन नॉर्मल एंड लो एफएसएच लेवल इज इंडिकेटिव ऑफ, कि पीसीओडी का केस है उसमें एलएस लेवल तो बढ़ा हुआ है, अभी पढ़ा था, और एफएसएच लेवल नॉर्मल है या कम है। तो किसका, हाइपरगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म का, हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म का, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का, या प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर का। तो अगर ऐसा हो रहा तो मरीज किसमें कन्वर्ट होता है, पीसीओएस में। अगर आपको पीसीओडी का केस है, उसके अंदर आपका एलएच बढ़ गया और एफएसएच क्या हो रहा, कम, तो ये पीसीओडी का केस किसमें कन्वर्ट होता है, पीसीओएस, पीसीओएस में, यानी पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम में कन्वर्ट हो रहा। बेटा ध्यान रखना, डिजीज का केस किसमें, सिंड्रोम में कन्वर्ट होता है। सो सी इज द राइट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन है ये, थोड़ा ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन अपन पीसीओएस है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से रिलेटेड अपन यहाँ पे कुछ एमसीक्यू डिस्कस करते हैं प्यारे बच्चों। देखिएगा, विच ऑफ फॉलोइंग इज द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर पीसीओएस। वो तो पीसीओडी पढ़ा, अपन पीसीओएस पढ़ रहे हैं बेटा। पीसीओएस का डायग्नोस, प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर ओवेरियन सिस्ट, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड हाइपरएंड्रोनिज्म, फैमिली हिस्ट्री ऑफ पीसीओएस या एलिवेटेड एफएसएच लेवल। बताइए क्या डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया करोगे। ओवेरियन सिस्ट तो इंपॉर्टेंट है नहीं, कि ओवेरियन सिस्ट तो ज्यादा बनते नहीं सिंड्रोम में, केवल डिजीज में बढ़ते हैं, 10 से 12 आपका बनते हैं, जिसके मतलब नेकलेस अपीयरेंस आती है। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड हाइपरएंड्रोनिज्म, फैमिली हिस्ट्री ऑफ पीसीओएस या एलिवेटेड एफएसएच लेवल। बताइए, एफएसएच तो बढ़ेगा नहीं, एफएसएच तो कम होगा, तो ये तो गया आपका। फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, जेनेटिक कारण हो सकते हैं, ऑटोसोमल। क्लियर, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड हाइपर, बिल्कुल बहुत ज्यादा रेगुलर एमसी और एंड्रोजन हार्मोन बढ़ेगा। सो बी इज द राइट आंसर। जिसने बी दिया वो एकदम राइट है बच्चों, बी इज द राइट आंसर प्यारे बच्चों, एकदम करेक्ट आंसर है बी बच्चों, बिल्कुल सही जवाब है आपका, बी इज द राइट आंसर। कि पीसीओएस होगा तो इरेगुलर एमसी, मोस्टली एमेनोरिया देखने को मिलेगा, अनओवुलेशन होगा, ओवुलेशन नहीं होगा प्रॉपर, इनफर्टिलिटी होगी, और हाइपर एंड्रोजेनेसिस, यानी एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ जाएगा बच्चों, और एलएच बढ़ेगा और एफएसएच क्या रहेगा, कम। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर अफेक्टिंग वुमन ऑफ द रिप्रोडक्टिव एज। बड़ा प्यारा क्वेश्चन। पीसीओएस एंडोक्राइन डिसऑर्डर है जो रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल को मोस्टली कॉमन अफेक्ट करता है, रेयर बट डेंजर है ये। बताइए कौन सा इनमें से दिए हुए में से, ऑप्शन बताइए बेटा। यस यस बेटा, अभी कोई डेट नहीं है आरआरबी की, अभी मार्च अप्रैल तक होगा आराम से। चलिएगा, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन एंडोक्राइन, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, पीसीओएस या कुशिंग सिंड्रोम। तो पीसीओएस मोस्ट कॉमन रिप्रोडक्टिव एज वुमन को, साफ साफ पूछा तो पीसीएस कॉमन होता है रिप्रोडक्टिव एज वुमन को। सी इज द राइट आंसर बच्चों। क्लियर है। अब ये तो क्या तुम पीसीओएस पढ़ रहे हो इसलिए बता पा रहे हो, अलग से अगर क्वेश्चन आएगा तो घूमते फिरोगे कि कौन सा है, इसलिए अच्छे से पढ़ लेना आप। ये तो अभी क्या तुमने पीसीओएस पढ़ा और मैं हैंड टू हैंड क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूं तो आसान है, लेकिन एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, कभी ओबीसी का आ गया, कभी एमएसएन का आ गया, पीडिया का आ गया, तो फिर कंफ्यूज होते फिरोगे। तो अच्छे से पढ़ लो, यहीं पे गलती जो करनी है यही कर लो, बाकी एग्जाम में कोई गलती नहीं करना है। अरे बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों, और जोश को बनाए रखें, धुआं निकाल देंगे आप टॉपिकों का, डोंट वरी। मैं कोशिश करूंगा कि नोट सेट से पहले काफी आपको टॉपिक पूरे करवा दूं। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बच्चों। यस
कमेंट करते रहिएगा बच्चों। यस, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन दैट कैन हेल्प मैनेज पीसीओएस सिम्टम इंक्लूड। क्या लाइफस्टाइल मैनेज करेंगे कि पीसीओएस का? यस, पहला वेट लॉस एंड रेगुलर एक्सरसाइज, बिल्कुल सही है। स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड रिलैक्सेशन टेक्निक, ये भी सही है। हेल्थ डाइट एंड अवॉइडिंग प्रोसेस्ड फूड, बिल्कुल ये भी सही है। तो ऑल ऑफ हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, डी इज द राइट आंसर बच्चों, डी इज द राइट आंसर। इसमें ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी है अपने को। नेक्स्ट, वुमन विद पीसीओएस, वुमन विद पीसीओएस आर एट इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। जिनको पीसीओएस है, जैसे पीसीओडी थी तो अपन ने पढ़ा इनफर्टिलिटी होती है, और पीसीओएस के केस में एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया या एंडोमेट्रियल कैंसर होने के क्या रहते हैं, ज्यादा चांस है, क्योंकि एंड्रोजन हार्मोन बढ़ते हैं। यहाँ पे एंड्रोजन हार्मोन बढ़ने की वजह से एंडोमेट्रियल ग्रोथ हो सकती है, तो एंडोमेट्रियल कैंसर होने के चांस ज्यादा रहे बेटा। आर यू गेटिंग मी? आरी भाषा। बाकी ओवेरियन ब्रेस्ट कैंसर होने के चांस कम रहते हैं आरी भाषा में, इसलिए आल ऑफ अबव नहीं जाएगा, आल ऑफ अबव वाले गलत है। मोस्टली क्या जाएगा, एंडोमेट्रियल कैंसर होने के चांस ज्यादा जाएंगे बच्चों। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, which medication is commonly used to include ovulation in women with PCOS? बड़ा प्यारा क्वेश्चन, आराम से जवाब दो बेटा। यस, जवाब दीजिएगा बच्चों। अरे समझ रहे नहीं समझ रहे? पढ़ाई करते रहे। तुम्हारी हालत वही है कि मैं आज उसे प्रपोज करने वाला ही था। वैलेंटाइन डे आ रहा ना, अखिल भारतीय बजरंग दल कुटो दिवस आरिवास में, तो वैलेंटाइन डे थोड़ा ध्यान से मनाना, कहीं बजरंग दल वालों के लपेटे में आ गए तो चपेट दिए जाओगे आरिवास में। तो कि आज मैं उसे प्रपोज करने ही वाला था, कि आज मैं उसे प्रपोज करने वाला ही था, लेकिन जैसे जेब में हाथ डाला तो चॉकलेट की जगह बीड़ी का बंडल निकल गया। हर बात में तो कई बार हो जाता है ऐसा। तो एग्जाम बहुत सारे आ रहे हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। चलेगा, जवाब दीजिएगा। विच मेडिकेशन इज कॉमनली यूज्ड टू इंड्यूस ओवुलेशन इन वुमन विद पीसीओएस? क्लोम्पेन, मेटफॉर्मिन, लेट्राजोल या आलोपबो? तो देखिएगा बच्चों, यहाँ राइट आंसर जाएगा डी। अब आप पूछोगे साहब मेटफॉर्मिन कैसे? तो मेटफॉर्मिन ओवुलेशन इंडक्शन में तो काम नहीं है, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस को डिक्रीज करेगी मेटफॉर्मिन। और इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर आपकी ठीक होगी प्यारे बच्चों, क्लियर बच्चों, तो काम बनेगा। आरिवास में लेट्राजोल आपकी काम नहीं आएगी, तो यार राइट आंसर ए जाएगा बेटा। ये थोड़ा गड़बड़ है, ये आलोप नहीं जाएगा, ए आपका राइट आंसर जाएगा बेटा, डी नहीं जाएगा। क्लोम्पेनसिट्रोल यूज करेंगे। लेट्राजोल क्या होती है बताओ? लेट्राजोल क्या होती है? जमटी से कमेंट करो बेटा। यस, लेट्राजोल क्या होती है? यस, लेट्राजोल बेटा वेरी इंपॉर्टेंट एंटी एस्ट्रोजन होती है बेटा। मैंने इसके बारे में पहले भी बताया था आपको। एंटी एस्ट्रोजन होती है, ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीटमेंट में काम में ली जाती है। एस्ट्रोजन हार्मोन इंड्यूस ब्रेस्ट कैंसर है। एक तो आपकी कौन कौन सी, एक और ड्रग काम में ली जाती है, कौन सी बताइए, याद करो। लेट्राजोल एंटी एस्ट्रोजन होती है, ब्रेस्ट कैंसर जो एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ने से होती है उसके ट्रीटमेंट में काम में ली जाती है। इसलिए डी तो राइट आंसर हो ही नहीं सकता। आरिवास में ये नहीं होगा, मेटफॉर्मिन नहीं होगी, ये भी नहीं होगा, इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा? क्लोम्पेनसेट्रेट। ओवुलेशन इंडक्शन के लिए काम करती है, ये गोन्ट्रोपिनिन एगोनिस्ट ड्रग होती है। यस, ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में काम में ली जाती है। बताइए, ब्रेस्ट कैंसर अगर हो रहा तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या है एस्ट्रोजन इंड्यूस्ड ब्रेस्ट कैंसर में? बताइए, कमेंट कीजिएगा। कैंसर में ड्रग ऑफ चॉइस बता दो, जल्दी से कमेंट कर दो, क्या रहेगा? टेमोक्सिफेन। टेमोक्सिफेन। और टेमेक्सिफोन का साइड इफेक्ट अगर पूछ ले तो हाइपरकैल्सीमिया करती है, क्योंकि ये टेमोक्सिफेन एंटी क्या है? एस्ट्रोजन है, सॉरी, तो हाइपोकैल्सीमिया करेगी, एस्ट्रोजन को कम करेगी, जिससे कैल्शियम का लेवल क्या होगा? कम। ये क्वेश्चन आ चुका, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये मोटा मोटा ध्यान रखना बेटा, क्लियर है। और लेट्राजोल भी बिल्कुल टेमोक्सिफेन की तरह ही काम करती है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा? ए इज द राइट आंसर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, ये तो बात करी पीसीओडी और पीसीओएस की। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ ले, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा बेटा। मैंने मेरी तरफ से बेहतरीन कुछ क्वेश्चन लाया, अलग अलग आपके 10-15 दोनों टॉपिक से, और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एफएसएच एलएच में एलएच बढ़ता है, ये थोड़ा बार बार बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आ चुका है, क्लियर। पीसीओडी माइल्ड फॉर्म होती है, पीसीओएस सीवियर फॉर्म होती है। ये जितना भी पढ़ा है उसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेटा अपेंडिसाइटिस के बारे में। 3 टॉपिक अपन डिस्कस करें। अब नेक्स्ट बात करें अपन अपेंडिसाइटिस के बारे में। व्हाट इज अपेंडिसाइटिस? पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बच्चों, आराम से जवाब दीजिएगा। ऑल क्लियर बच्चों? बहुत बढ़िया, जवाब दे दीजिएगा। अगर अच्छी लग रही तो सभी अपने फेसबुक व्हाट्सएप पेज के स्टेटस पे तुरंत शेयर करो, ग्रुपों में शेयर कर दो, ताकि आगे बढ़ू। दुआ निकाल देंगे टॉपिक को, आज पूरे क्वेश्चन करके जाएंगे। जो पढ़ा रहा हूं उससे बाहर कोई माई का लाल या कोई माई की लाल क्वेश्चन नहीं बना पाएगा, ये मेरा वादा आपसे। एक बार सभी अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, अपने इंस्टाग्राम चैनल पे और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जल्दी से शेयर कर दो, ताकि मैं आगे बढ़ूं। और वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूले, कमेंट करें सभी लोग एक बार।
चलेगा, अपेंडिसाइटिस से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अपेंडिकल ऑब्स्ट्रक्शन लीडिंग टू अपेंडिसाइटिस? कौन सा कारण है आपका? फैकलित। फैकलित का मतलब अपेंडिकोलित बोलते हैं, इसका मतलब स्टूल किस में फंस जाए? स्टूल डिपॉजिट इन ल्यूमन ऑफ अपेंडिक्स, इंटरनल ल्यूमन के, और दिस इज ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन की वजह से। दूसरा ऑप्शन करा लिम्फोइड हाइपरप्लेसिया हो जाए, फॉरेन बॉडी या ट्यूमर हो जाए, क्या कारण है? सभी के जवाब अच्छे। अब अपन यहां थोड़ा सा बात कर लेते हैं अपना टॉपिक अपेंडिसाइटिस के बारे में। बेटा किसके बारे में? अपेंडिसाइटिस के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हेडिंग डालो आप अपेंडिसाइटिस। कुछ अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं, मैं इसकी थ्योरी पढ़ा देता हूं 2 मिनट में। इन्फ्लामेशन ऑफ वर्मीपॉक्स अपेंडिक्स क्या कहलाता है? अपेंडिसाइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो होता है वेरी इंपॉर्टेंट, उसका इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है? अपेंडिसाइटिस। और हाल ही में रिसर्च में पढ़ा कि ये कैसा लिम्फोइड ऑर्गन है, लिम्फेटिक ऑर्गन है ये बेटा, और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करता है। पहले इसको बेकार मानते थे, काट देते थे, इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करता है। हाल ही की रिसर्च में पता चला आपका अपेंडिक्स का। अपेंडिसाइटिस का जो मोस्ट कॉमन कारण है बच्चों, दैट इज फैकलित। फैकलित मतलब कॉन्स्टिपेशन, और कॉन्स्टिपेशन का जो हार्ड रॉक लाइक स्टूल है वो बच्चों क्या करता है? आपके अपेंडिक्स के ल्यूमन में फंस जाता है, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर बच्चों? बाकी ट्यूमर हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, ट्रोमा हो सकता है, बहुत सारे कारण हो सकता है, बट मोस्ट कॉमन कारण क्या? फैकलित देखने को मिलेगा बेटा। हमारी बात में अपेंडिक्स की अगर बात करें तो ये किस पे? सीकम कोलन पे। आपका जो लांस्टाइन है उसका पहला पार्ट क्या होता है? सीकम। सीकम के पीछे की तरफ होता है रेट्रोसिकल। मोस्ट कॉमन इसकी पोजीशन कौन सी होती है? रेट्रोसिकल। ये भी क्वेश्चन बन चुका है। अपेंडिक्स की मोस्ट कॉमन जो पोजीशन है दैट इज रेट्रोसिकल। क्या होती है पोजीशन, उसके बारे में मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूं ताकि आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाए। प्यारे बच्चों देखिएगा बच्चों, ये रहा आपका अपेंडिक्स बच्चों। अपेंडिक्स को अगर देखोगे, ये जो आप देख रहे हो दैट इज द सीकम। क्या प्यारे बच्चों? सीकम आई। क्या माय पॉइंट? आपका सीकम में पीछे की तरफ होगा, सीकम के पीछे की तरफ रेट्रोसिकल। इसको 11 ओ क्लॉक 11 बजे की पोजीशन जो होती है ना, ये 11 बजे और ये 12 बजे, 11 बजे की पोजीशन, और ये 65% केसेस में अपेंडिक्स ऐसा ही होता है। तो अगर आपसे पूछे कि मोस्ट कॉमन अपेंडिक्स की पोजीशन कौन सी होती है, यस यस, तो मोस्ट कॉमन पोजीशन कौन सी होती है? रेट्रोसिकल। पहला क्वेश्चन तो ये है। और बाकी नीचे 6 ओ क्लॉक में सब सिकल हो सकता है, 5 ओ क्लॉक में पेल्विक पोजीशन हो सकती है, 1 से 2 ओ क्लॉक में प्री इलियल हो सकती है, 1 से 2 ओ क्लॉक में पोस्ट इलियल हो सकती है। और ये कौन सी? सीकम से अराइज होता है आपका। मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? रेट्रोसिकल, यानी सीकम के पीछे की तरफ 65% केसेस में। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है बच्चों। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट बात करते हैं अपन साइन एंड सिम्टम में। साइन एंड सिम्टम क्या आएंगे आपके किस केस में? अपेंडिसाइटिस में। तो अपेंडिसाइटिस के केस में साइन एंड सिम्टम की अगर बात करें बच्चों, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको यहां पे एक ट्राइड देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं मर्फी ट्राइड। कौन सा ट्राइड? मर्फी ट्राइड। क्लियर बच्चों? मर्फी ट्राइड के अंदर 3 सिम्टम देखने को मिलेंगे। पेशेंट को अपेंडिक्स का पेन होगा तो आपको मरीज को पेन होगा, साथ में क्या होगी? पेन होने से, सीवियर पेन होने से क्या होगी? वोमिटिंग होगी, और मरीज को ये इन्फेक्शियस डिजीज हो तो फीवर आएगा। ये तीनों सिम्टम साथ आना मर्फी ट्राइड कहलाता है। क्या कहलाता है? मर्फी ट्राइड। एक बीमारी होती है जिसमें चारकोट ट्राइड बोलते हैं बेटा, ये देखने को मिलता है असेंडिंग कोलेंजाइटिस। कोलेंजाइटिस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ किसका? कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट जो है, जहां से सिस्टिक डक्ट गालब्लैडर से आती है और हिपेटिक डक्ट लीवर से आती है, जो कॉमन बाइल डक्ट है उसका इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है? कोलेंजाइटिस। उसमें चारकोट ट्राइड देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है। चारकोट ट्राइड इंटरमिटेंट फीवर देखने को मिलेगा, इंटरमिटेंट पेन और इंटरमिटेंट जॉन्डिस देखने को मिलेगा, किसके अंदर? कॉमन बाइल डक्ट के इन्फ्लामेशन होने से। इसको चारकोट ट्राइड बोलते हैं। और मर्फी ट्राइड किसमें देखने को मिलता है? अपेंडिसाइटिस में, जिसमें पेन होगा, वोमिटिंग और फीवर आएगा, मरीज को टेम्परेचर बढ़ेगा बेटा। क्लियर है? एक होता है चारकोट लेडिन क्रिस्टल, किसमें देखने को मिलते हैं? धमाधम लिख लो। चारकोट लेडिन क्रिस्टल किस बीमारी में देखने को मिलते हैं? दिमाग से कमेंट करो। चारकोट लेडिन क्रिस्टल क्या होते हैं? लंग्स के अंदर न्यूट्रोफिल्स का डिपॉजिट होगा, या कफ के अंदर न्यूट्रोफिल्स का डिपॉजिट होगा। तो आपका कफ को तुम स्पुटम एग्जामिनेशन करोगे तो चारकोट लेडिन क्रिस्टल देखने को मिलेंगे। और चारकोट लेडिन क्रिस्टल देखने को मिलते हैं बेटा किस केस में? आपका मोस्ट कॉमनली देखने को मिलते हैं अस्थमा में। इसके अलावा टीबी, पीसीओडी, इन केस में देखने को मोस्टली क्लासिकल सिम्टम है अस्थमा का, चारकोट लेडिन क्रिस्टल। और क्या होते हैं? न्यूट्रोफिल्स के कण पाए जाते हैं किसके अंदर? स्पुटम के अंदर।
स्पूटम के अंदर न्यूट्रोफिल्स देखने को मिलेगी, चारकोल लेडिन क्रिस्टल कहलाता है और मोस्टली अस्थमा में देखने को मिलता है। दूसरा टीबी और पीसीओडी में देखने को मिलेंगे। अरे बात समझ बच्चों। इसके अलावा एक होते हैं मर्फी ट्राइड, जो जिसमें पेन वोमिटिंग और फीवर देखने को मिलता है, जो कि आपका किसमें देखने को मिलता है, अपेंडिसाइटिस में, जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं। और एक चारकोट लेडिन क्रिस्टल देखने को मिलेंगे। एक चारकोट ट्राइड किसमें देखने को मिलेगा, असेंडिंग कोलेंजाइटिस के केस में, लाइक इंटरमीडिएट फीवर होगा, पेन और जॉन्डिस होगा। ये थोड़े ध्यान रखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको लिख लेना आप। यस, चले आगे बच्चों। अरे कोई डाउट है बच्चों? नेक्स्ट देखिएगा और क्या साइन देखने को मिलेंगे आपको। साइन एंड सिम्टम की अगर बात करें अपन अपेंडिसाइटिस में, बेसिक बेसिक पढ़ेंगे, ज्यादा माथापच्ची नहीं करेंगे। तो आपको बेटा क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता है कि जो अपेंडिक्स है वो कहां पे होता है, मैकबर्नी पॉइंट पे। तो मैकबर्नी पॉइंट पे क्या देखने को मिलेगा आपको, पेन देखने को मिलेगा बच्चों। मैकबर्नी पॉइंट पे क्या देखने को मिलेगा, पेन। पेन जो होगा बेटा सडन होगा, सीवियर पेन इन आपका कहां पे, राइट इलियक फोसा, RIF। क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि अपेंडिक्स कौन से फोसा में होता है, राइट इलियक फोसा। और मैकबर्नी पॉइंट पे, मैकबर्नी पॉइंट क्या है, ये अम्बिलिकस है और ये कौन है, सुपीरियर इलियक स्पाइन है। तो इस सुपीरियर आपका यहां से, और ये कौन है, अम्बिलिकस। तो ये जो अम्बिलिकस है और सुपीरियर इलियक स्पाइन जो है, ये आपकी पेल्विक बोन है। सुपीरियर इलियक जो पेल्विक बोन है आपकी, उसका जो इलियक क्रस्ट है, सुपीरियर इलियक क्रस्ट, उससे अम्बिलिकल से 2/3 नीचे और यहां से 1/3 ऊपर, यहां पे, यानी अम्बिलिकल से 2/3 नीचे और यहां से 1/3 ऊपर, यहां पे एक पॉइंट बनता है, उसको मैकबर्नी पॉइंट बोलते हैं बेटा। और ये कौन से, राइट इलियक फोसा में बनता है। तो यहाँ पे आपका कौन है, अपेंडिक्स। तो ये इन्फ्लाम्ड होगा, उसमें पेन होगा, तो आपका मैकबर्नी पॉइंट पेन होगा, सडन सीवियर पेन होगा, किसके अंदर, राइट इलियक फोसा में। साथ में क्या होगा, रिबाउंड टेंडरनेस देखने को मिलेगी आपको। रिबाउंड टेंडरनेस आपको स्पेशली अपेंडिसाइटिस में देखने को मिलती है। रिबाउंड टेंडरनेस क्या होगा, यस बच्चों, थैंक यू बेटा। रिबाउंड टेंडरनेस में क्या होगा, ऑर्गन को तुम कंप्रेस करोगे, ऑर्गन को तुम कंप्रेस करोगे तो क्या होगा, जब ऑर्गन को दबाओगे तब दर्द होगा, ऑर्गन को जब तुम फ्री करोगे, ऑर्गन से प्रेशर रिमूव करोगे, उस समय पेन होना क्या कहलाता है, रिबाउंड टेंडरनेस कहलाता है। तो मैकबर्नी पॉइंट पे पेन होगा बच्चों, सडन सीवियर पेन होगा, किसके अंदर, राइट इलियक फोसा में। रिबाउंड क्या होगी, टेंडरनेस होगी। इसके अलावा कुछ सिम्टम और आएंगे बेटा, मर्फी ट्राइड देखने को मिलेंगे आपको। कौन से ट्राइड, मर्फी ट्राइड, जिसके अंदर पेशेंट को पेन होगा, पेशेंट को फीवर होगा, और पेन और फीवर के साथ साथ क्या देखने को मिलेगी, वोमिटिंग देखने को मिलेगी। क्या माय पॉइंट, समझ मेरी बात। इसके अलावा एक साइन देखने को मिलेगा, दैट इज राउजिंग साइन। कौन सा साइन, कि लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, जिसको अपन बोलते हैं लेफ्ट इलियक फोसा, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में प्रेशर डालेंगे अपन, तो जो पेन रेडिएट होगा वो कौन से रीजन में होगा बेटा, राइट लोअर क्वाड्रेंट में या राइट इलियक फोसा में पेन फील होगा। दैट इज नोन एज राउजिंग साइन, विच इज सीन इन केस ऑफ, किस केस में, अपेंडिसाइटिस। कि ये जो आपका लेफ्ट इलियक फोसा है, सॉरी आपका कौन सा बेटा, लेफ्ट इलियक फोसा या लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट है, उसमें आप दबाओगे तो पेन रेडिएट होकर कहां पहुंचेगा, आपका राइट लोअर क्वाड्रेंट या राइट इलियक फोसा में पेन रेडिएट होगा। लेफ्ट को दबाने से राइट में पेन होना क्या कहलाता है, राउजिंग साइन। दिस इज सीन इन केस ऑफ अपेंडिसाइटिस। और इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, थोड़ा ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन बेटा। नेक्स्ट और क्या साइन होंगे बेटा, ऑब्टूरेटर साइन। कौन सा साइन, ऑब्टूरेटर साइन होंगे बच्चों, यस। इसके अलावा श्वास साइन होगा। व्हाट इज ऑब्टूरेटर साइन, पेशेंट के लेग का इनवर्ड या आउटवर्ड मूवमेंट करेंगे आप, मूवमेंट करोगे तो राइट इलियक फोसा में, RIF का मतलब राइट इलियक फोसा में क्या पेन होगा, या राइट या लोअर क्वाड्रेंट में क्या होगा, पेन होगा, ऑब्टूरेटर साइन कहलाता बच्चों। श्वास साइन में क्या है, श्वास साइन में क्या करेंगे बेटा, हाइपर फ्लेक्शन ऑफ नी, इसकी वजह से राइट इलियक फोसा में या राइट लोअर क्वाड्रेंट में क्या होगा, पेन फील होगा, दैट इज द श्वास साइन। तो श्वास साइन, ऑब्टूरेट साइन, राउजिंग साइन, ये किसमें देखने को मिलते हैं, अपेंडिसाइटिस के केस में। देखिएगा बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, ये रहा आपका बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट, राउजिंग साइन, रिबाउंड टेंडर ऑन राइट लोअर क्वाड्रेंट। अरे पास में लेफ्ट में दबाएंगे तो राइट में पेन फील होगा मैकबर्नी पॉइंट पे, दैट इज राउजिंग साइन। ऑब्टूरेटर साइन में क्या होगा,
हिप को आप रोटेट करोगे इंटरनली और एक्सटर्नली तो लोअर क्वाड्रेंट में पेन होगा, और स्वाहा साइन में क्या करोगे, हिप को तुम एक्सटर्नली रोटेट करोगे, फ्लेक्शन करोगे तो क्या होगा, पेन होगा। कोई डाउट है? आ रहा है समझ रहे मेरी बात? थैंक यू डियर आसू, गॉड ब्लेस यू बेटा। तो यहां पर स्वाहा साइन देखने को मिलेगा, ऑब्टुरेटर साइन और राउजिंग साइन देखने को मिलेगा। कोई डाउट है? एक होता है मर्फी ट्राइड देखने को मिलेगा। एक बताइए मर्फी साइन किस में देखने को मिलता है, बताओ कमेंट करो बेटा, मर्फी साइन किस में देखने को मिलता है, नया बता रहा हूं आप। एक तो देखो इसके अंदर राउजिंग साइन होगा, मेकबर्नी पॉइंट होगा, इसके अलावा राइट लोअर इलियक फोसा में या राउट लोअर क्वाड्रेंट के आपके अंदर पेन होगा, ऑब्टुरेटर साइन होगा, स्वाहा साइन होगा, और मर्फी ट्राइड देखने को मिलेगा किसमें, अपेंडिसाइटिस में। एक क्वेश्चन है मर्फी ट्राइड जिसमें फीवर, पेन और वोमिटिंग आती है, एक होती है मर्फी साइन किसमें देखने को मिलता है, बताइए। मर्फी साइन कमेंट करें दिमाग से, मर्फी साइन किसमें, यस मर्फी साइन किसमें देखने को मिलता है, यस बेटा मर्फी साइन इन कोलिसिस्टाइटिस, एग्री विद यू बेटा। कोलिसिस्टाइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ गाल ब्लैडर, और गाल ब्लैडर का इन्फ्लामेशन का मोस्ट कॉमन कारण क्या होता है, जल्दी कमेंट कर दो, कोलिलिथियसिस, स्टोन इन गाल ब्लैडर, जिसकी वजह से आपका, और मोस्ट कॉमनली मिक्स स्टोन होते हैं आपके, कोलेस्ट्रॉल स्टोन, तो कोलिसिस्टाइटिस इज द मेन कॉज ऑफ मर्फी साइन। इसमें क्या होगा, राइट अपर क्वाड्रेंट में, कहां पे, आपका लीवर के ऊपर यहां कंप्रेस करेंगे, और जब इंस्पायरेट करेंगे तो पेन होगा, पेन रेडिएट होगा राइट शोल्डर में। क्लियर है? राइट अपर क्वाड्रेंट पे आप क्या करोगे, कंप्रेस करोगे, और जब आप बेटा इंस्पायरेट करोगे तो इंस्पायरेशन के दौरान पेन रेडिएट होगा किधर, राइट शोल्डर में। दैट इज मर्फी साइन। एक मर्फी ट्राइड और एक मर्फी साइन है। ये जो लीवर के ऊपर मार्जिन है, इस पे राइट अपर क्वाड्रेंट में आप यहां पे कंप्रेस करेंगे कोलिसिस्टाइटिस के केस में, तो यहां पे जैसे आप कंप्रेस करेंगे और इंस्पायरेट करेंगे कंप्रेस करने के साथ, तो आपका राइट शोल्डर में पेन रेडिएट होगा, दैट इज मर्फी साइन। और मर्फी ट्राइड किसमें देखने को मिलता है, अपेंडिसाइटिस में। दोनों में अंतर ध्यान रखना बेटा। आर यू गेटिंग मी माय पॉइंट? ये रहा मर्फी साइन। ए पॉजिटिव मर्फी साइन इंडिकेट पोटेंशियल कोलिसिस्टाइटिस और इन्फ्लेमेशन ऑफ द गाल ब्लैडर। क्लियर? द टेस्ट फर्मली palpate the right upper quadrant subcostal region pushing under the ribs, ask the patient to take deep breath, inspire करते समय कंप्रेस करें। पॉजिटिव साइन when significant pain is elicited by this maneuver, usually stopping them mid breath, और जैसे आप इसको हटाओगे पेन सबसाइड हो जाएगा। दिस इज नोन एज मर्फी साइन। आर यू गेटिंग मी बच्चों? तो ये बात हुई किसके बारे में बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसके केस में, तो स्वाहा साइन। इसके अलावा इसके कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बताइए क्या हो सकता है, आपका इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कर सकती है बेटा, और क्या कर सकती है, ये इंटेस्टाइन के ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर सकता है, कौन, आपका अपेंडिसाइटिस। क्लियर है? और कई बार अपेंडिक्स क्या हो सकता है बेटा, रप्चर। अगर अपेंडिक्स रप्चर हो गया तो बेटा मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम क्या होगी बेटा, अपेंडिक्स जब रप्चर होगा तो सडन पेन रिलीफ होगा बेटा, देन सडन सीवियर इंटेंस पेन होगा बेटा, पेन, और साथ में एसाइड्स होंगे बेटा, ब्लीडिंग होने लगेगी रप्चर होने की वजह से। एंड दिस इज द सर्जिकल इमरजेंसी कंडीशन। ये बेटा बहुत सर्जिकल इमरजेंसी कंडीशन है, क्योंकि तुरंत सर्जरी करने की जरूरत है बच्चों। आर यू गेटिंग मी? समझ रहे हो? तो सडन पेन रिलीफ, देन सडन सीवियर इंटेंस पेन और एसाइड्स हो जाएंगे, दिस इज द इंडिकेशन ऑफ अपेंडिक्स रप्चर। और आपका अपेंडिक्स अगर रप्चर होगा तो मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन होगा दैट इज पेरिटोनाइटिस, और पेरिटोनाइटिस का आपको क्या बढ़ेगा बेटा, टेंडरनेस, रिबाउंड पेन होंगी किसके अंदर, एब्डोमेन के अंदर बेटा, दबाने पे दर्द होगा, टेंडरनेस होगी, प्रेशर बढ़ जाएगा, एसाइड्स होंगे, दैट इज द पेरिटोनाइटिस। तो अगर आपसे पूछेगा अपेंडिक रप्चर का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, पेरिटोनाइटिस। अगर अपेंडिक्स रप्चर होगा तो पहले तो एकदम पेन रिलीफ होगा बेटा, और लो बीपी, और बीपी क्या हो जाएगी, कम। आरी पास में फिर सडन सीवियर पेन होगा, और साथ में सीवियर हाइपोटेंशन होगा, और एसाइड्स हो जाएंगे मरीज को, क्योंकि अपेंडिक्स रप्चर हो गया। और इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, पेरिटोनाइटिस। और पेरिटोनाइटिस का पता चलते हैं फर्म टेंडर, फर्म हो जाएगा एब्डोमेन, दबाने पे क्या होगा, दर्द होगा, और रिबाउंड पेन होंगे आपको बेटा। गेट माय पॉइंट? दिस इंडिकेट पेरिटोनाइटिस ड्यू टू रप्चर ऑफ अपेंडिक्स रप्चर। यस, चले आगे, कोई डाउट है बच्चों?
यस बेटा। अब इसका मैनेजमेंट क्या है अपेंडिसाइटिस का? तो मैनेजमेंट में ध्यान रखना, अवॉइड एनीमा। क्या अवॉइड करें? एनीमा का अवॉइड करें। क्लियर है? अवॉइड हॉट एप्लीकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों से किसकी रिस्क है? एनीमा देने से क्या बढ़ेंगे? पेरिस्टालसिस मूवमेंट बढ़ेंगे, पेरिस्टालसिस मूवमेंट बढ़ेंगे आपके, और हेट एप्लीकेशन देने से वेसोडाइलेशन होगा, और दोनों काम होने से अपेंडिक्स क्या हो सकता है? रप्चर। अरे अपेंडिक्स क्या हो सकता है? रप्चर। तो दो चीजें ध्यान रखने, अपेंडिसाइटिस का कारण क्या है? कॉन्स्टिपेशन, फेकलित। फिर भी आपको यहाँ एनीमा नहीं देना है। कोई डाउट है? कोई लेक्सेटिव या एनीमिना यूज नहीं करना है, क्योंकि ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट को बढ़ाएंगे तो अपेंडिक्स कभी भी रप्चर हो सकता है। और हॉट एप्लीकेशन तो आपको देना नहीं, क्योंकि हॉट एप्लीकेशन देने से अपेंडिक्स में वेसोडाइलेशन होगा तो और रप्चर के चांस बनेंगे। आर यू गेटिंग मी? समझ मेरी बात? बताओ प्राइमरी नर्सिंग रोल क्या पेन मैनेजमेंट के लिए? तो प्राइमरी नर्सिंग रोल है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको देना कोल्ड एप्लीकेशन इन राइट लोअर क्वाड्रेंट, या अपन कह सकते हैं राइट इलियक फोसा में। राइट लोअर क्वाड्रेंट या राइट इलियक फोसा में आपको क्या देना? कोल्ड एप्लीकेशन देना है। दिस इज द पेन मैनेजमेंट का प्राइमरी नर्सिंग रोल। क्या? पेन मैनेजमेंट अपेंडिसाइटिस में कोई सीवियर पेन होगा और मरीज को कोल्ड एप्लीकेशन देना है। फर्स्ट प्रायोरिटी रोल ये है बेटा प्राइमरी नर्सिंग रोल में, कोल्ड एप्लीकेशन। सेकेंड रोल है बेटा पोजिशन। अरे क्या देना है बेटा? पोजीशन। पोजीशन बेस्ट कौन सी होगी बताओ, जल्दी से कमेंट करो। बेस्ट पोजीशन क्या रहेगी अपेंडिसाइटिस के केस में पेन को मैनेज करने के लिए? जल्दी से कमेंट करो धमाधम। कोई डाउट है? कौन सी पोजीशन दोगे? शाबाश, सेमी फाउलर विद नी फ्लेक्शन, विद नी फ्लेक्शन। नी को फ्लेक्स करे, सेमी फाउलर पर। इसका पर्पस क्या है? टू डिक्रीज एब्डोमेन प्रेशर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एब्डोमेन प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए कौन सी पोजीशन दे? सेमी फाउलर विद नी। तो बताइए, अगर पेशेंट को पेन है किसकी वजह से? अपेंडिसाइटिस में, तो आपको अपेंडिसाइटिस के मरीज में प्रायोरिटी नर्सिंग रोल है पेन मैनेजमेंट, और पेन मैनेजमेंट का बेस्ट तरीका कौन सा? फर्स्ट कोल्ड एप्लीकेशन। आरी पास में। और दूसरा क्या है? सेकंड पोजीशन देना। बेस्ट पोजीशन क्या रहती है? सेमी फाउलर विद नी फ्लेक्शन। कहना पॉइंट, अगर ये नहीं दे रहे हो सकते हो तो राइट लेटरल पोजीशन दे सकते हो बेटा, अफेक्टेड साइड में राइट लेटरल पोजीशन विद नी फ्लेक्स ऑन एब्डोमेन। यानी सर्दियों में जैसे कुंवारे आदमी सोते हैं ना, घुटनों को कमर पे लगा के ऊपर राइट लेटरल पोजीशन देनी ताकि प्रेशर डिक्रीज होगा। यस, आर यू गेटिंग मी बच्चों? थैंक यू डियर बेटा नीलोफर, गॉड ब्लेस यू। तो ये आपको मैनेज करना बेटा, क्लियर है? फिर आपको क्या कर देना है? बाकी पेन किलर यूज करना, पर मोर्फिन यूज नहीं करना है, क्योंकि क्या करेगी ये? खुद कॉन्स्टिपेशन करेगी। तो पेन किलर यूज कर सकते हैं आप, पर मोर्फिन को अवॉइड करना, क्योंकि खुद मोर्फिन क्या करती है? कॉन्स्टिपेशन। हरी बात में। इसके अलावा फाइनल मैनेजमेंट क्या? अपेंडेक्टोमी। क्या करो आप? अपेंडेक्टोमी। और अपेंडेक्टोमी में आप क्या करते हैं बेटा? कोचर इंसिजन यूज करते हैं, कोचर इंसिजन लगाते हैं ओपन अपेंडेक्टोमी के लिए बेटा, क्लियर है? कोचर इंसिजन लगाते हैं आप अपेंडेक्टोमी के केस में। या लेप्रोटोपिक, लेप्रोटोमी ऑपरेशन कर सकते हैं बेटा आप। लेप्रोटोमिक ऑपरेशन जो अपन करते हैं बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, उसके अंदर कौन सी गैस का यूज करते हैं? CO2 का। और CO2 गैस अपन इनसफ्लेशन मेथड से डालते हैं, इल्यूमिनेशन मेथड से। और यहाँ पे एब्डोमेन का प्रेशर 0 से 15 mm ऑफ Hg तक बढ़ा देते हैं, एब्डोमेन को फुला देते हैं ताकि अपेंडिक्स आपको इजीली विजिबल हो बेटा। आरी बात में लेप्रोटोमिक आपका ऑपरेशन। आरी बात में बेटा, अरे बोलिए भाई। इसके अलावा जिन लोगों को स्प्लेनेक्टोमी करी है, जिन लोगों की स्प्लेनेक्टोमी हुई है, उसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। दैट इज अपेंडिसाइटिस एंड पेनक्रेटाइटिस। ये कॉमन कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। अपेंडिसाइटिस और पेनक्रेटाइटिस हो सकता है, तो जिनको स्प्लेनेक्टोमी उनकी भी हिस्ट्री देखनी है। लेप्रोटोमिक ऑपरेशन कर सकते हैं अपेंडिक्स को रिमूव करने के लिए। CO2 गैस आपका लेप्रोटोमी में यूज होती है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, कैट माय पॉइंट। और अपेंडेक्टोमी आपको कर देनी है, कोचर इंसिजन लगाना आपको। कौन सा इंसिजन? कोचर। पोस्ट ऑप आपको फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करना है, इन्फेक्शियस साइड को असिस्ट करना बेटा। आरी बात में को डाउट है? और अगर पेशेंट का सडन पेन डिक्रीज हो रहा तो आपको बीपी मेजर करनी है, क्योंकि रप्चर होने का मतलब हेमरेज होगा, मैसिव एसेट्स बनेंगे और आपको बीपी कम हो जाएगी, इसलिए आपको बीपी मेजर करना बेटा। पोस्ट ऑप आपको क्या रखना? मरीज को एनपीओ रखना। पोस्ट ऑप मरीज को एनपीओ रखना अंटिल माउथ साउंड रिटर्न। समझ गए? जब तक कि, क्योंकि एब्डोमिनल सर्जरी है तो किस क्या हो सकता है? पैरालिटिक इलियस हो सकता है। तो जब तक कि आपका बाउल साउंड रिटर्न नहीं हो,
या फ्लैट पास नहीं हो, मरीज को एनपीओ रखना। अगर 3 दिन तक बाउल साउंड रिटर्न नहीं हो रही है तो इन्फॉर्म द फिजिशियन। और अगर पोस्ट ऑप आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है मरीज का प्री ऑप की तुलना में, तो नोटिफाई द फिजिशियन, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज का हो। यस बच्चों, बिल्कुल बेटा। स्प्लेनेक्टोमी का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन पेनकार्टाइटिस हो सकता है, लेकिन अपेंडिक्स को भी अफेक्ट कर सकता हो। हालांकि इतना रेयर होता है, बट अगर मेन पूछे स्प्लेनेक्टोमी का, दैट इज पेनक्रियाटाइटिस। पर कुछ केस में अपेंडिसाइटिस भी हो सकता है, तो कंफ्यूज मत हो, चाहे अपेंडिसाइटिस को भूल जाओ आप, मेन पेनकार्टाइटिस होगा। एग्री विद यू। क्लियर, हाइपोलेमिक शॉक हो सकते हैं, उन सबको ट्रीट करना है। तो आपको ध्यान रखना, अपेंडिसाइटिस का जो मेन कारण है वो फेकलित है, बाकी ट्रॉमा वगैरह हो सकता है। मोस्ट जो सिम्टम होता है वो पेन होता है बेटा। गेट माय पॉइंट। पेन ट्रीट करने का प्रायोरिटी नर्सिंग रोल क्या? कोल्ड एप्लीकेशन। सेकंड वन इज पोजीशन, एंड बेस्ट पोजीशन इज सेमीफावलर विद नेक सॉरी नी फ्लेक्शन। अगर वो नहीं दे सकते, एब्डोमिनल प्रेशर को कम करती है। अगर वो नहीं दे रहे तो क्या दोगे? राइट लेटरल पोजीशन देंगे, जिसमें नी किधर फ्लेक्स करेंगे? एब्डोमेन की तरफ। एनीमा नहीं देना, हॉट एप्लीकेशन नहीं देना, मॉर्फिन नहीं देनी है, कॉन्स्टिपेशन फूड नहीं देना है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन मेन कारण है। इसके अलावा मर्फी ट्राइड देखने को मिलेगा, जिसमें फीवर, वोमिटिंग और पेन होगा। राउजिंग साइन होगा, जिसमें लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में पेल्पेट करने में कहा, राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होगा। मैकबर्नी आपका पॉइंट होगा, राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होंगे, मैकबर्नी पॉइंट पे पेन होंगे। राउजिंग साइन देखने को मिलेगा, ऑब्टूरेटर साइन और कौन सा? स्वास साइन देखने को मिलेगा। एक होता है मर्फी साइन, जो किसमें देखने को मिलता है? कोलिसिस्टाइटिस। और एक चारकोट लेडिन क्रिस्टल किसमें देखने को मिलते हैं? मोस्टली अस्थमा के अंदर देखने को, बाकी टीबी और सीओपीडी में देखने को मिलेगी। और एक चारकोट ट्राइड किसमें देखने को मिलते हैं? असेंडिंग कोलिंजाइटिस में, जिसमें कॉमन बाइल डक्ट सीबीडी का इन्फ्लेमेशन होता है, जिसमें पेन होगा, फीवर होगा, जॉन्डिस होगा बेटा। गेट माय पॉइंट। ये आपको मोटा मोटा ध्यान रखना है। ये अपन ने बात करी। और कोचर इंसिजन यूज करते हैं किसमें? अपेंडेक्टमी। तो ये तो मैंने बात करी थ्योरी की। अब अपन इसके एमसीक्यू लगा लेते हैं बेटा दमादम। बताइए, एक और ध्यान रखना, अगर किसी को अपेंडिसाइटिस है तो कंफर्म डायग्नोसिस रहेगी बेटा सीटी स्कैन। सीधी बात, नो बकवास। एक और ऐड कर लो बेटा, एक्सरे, यूएसजी, जिसे पता चल जाएगा। कंफर्म डायग्नोसिस क्या रहती है? सीटी स्कैन। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डायग्नोसिस इन द इमेजिंग टेस्ट ऑफ द अपेंडिसाइटिस, या अपेंडिसाइटिस में तो कंफर्म कंप्यूटर टोमोग्राफी, सीटी स्कैन, कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन बेटा। सीटी स्कैन इज द कंफर्मेटिव डायग्नोसिस इन केस ऑफ, यूएसजी से भी अच्छा पता चलेगा अल्ट्रासाउंड से, बट बेस्ट क्या है? सीटी स्कैन। So B is the right answer here बच्चों, very important. Which of following is the classical symptom of appendicitis? Classical symptom, severe abdominal pain that start in right lower quadrant. Are you got my point? समझ मेरी बात? आरी बात में तो सिंपल सा सिम्टम है। क्लासिकल सिम्टम क्या? सीवियर एब्डोमिनल पेन, जो राइट लोअर ईडियक क्वाड्रेंट में या मैकबर्नी पॉइंट में होगा। क्लियर बच्चों? बाकी राउजिंग साइन, ऑब्टरेट साइन वगैरह देखने को मिलेंगे। Which is the most common cause of acute abdomen in children and young adult? एक्यूट एब्डोमेन का मतलब सडन पेन होने का कारण क्या है बच्चों के अंदर और चिल्ड्रन में? बताइए बच्चों, अडल्ट के अंदर। यस बच्चों, और पढ़ाई करें बेटा। जिंदगी में आप किसके साथ रहते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि चावल अगर कुमकुम के साथ मिल जाए तो मस्तक पे विराजमान होते हैं। चावल और कुमकुम का टीका लगाते हैं ना, वही चावल अगर दाल के साथ मिल जाए तो खिचड़ी बन जाती है और जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है। तो सबसे बेस्ट ये है कि आपके साथ कौन, आपका दोस्त कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी सफलता में आपके दोस्त का बहुत बड़ा योगदान है बेटा। और इस दोस्त के योगदान में अच्छा दोस्त बनाए जो कुमकुम की तरह आपका साथ दे, आपके किसी के सिर पे या भाग्य लिखने में आपकी मदद करे, सिर पे विराजमान होने के लिए मदद करे। वरना दाल के साथ मिलोगे तो दाल भात ही बन जाओगे, निमट जाओगे। इसलिए अच्छे दोस्त बनाए, मेहनत कीजिएगा और कोशिश करते रहिएगा। लाइव टेस्ट सीरीज बेटा ऑलरेडी रनिंग है डियर, ऑलरेडी सारे टेस्ट पुट कर रखे, आप इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यस, चलेगा बच्चों। What is the most common cause of acute abdomen in children and young adult? Cholecystitis, pancreatitis, appendicitis. Young adult के अंदर बेटा appendicitis is the most common cause of किसका? abdomen pain. अब ये तो क्वेश्चन क्या, appendicitis पढ़ रहे हैं इसलिए तुम दे पाए, वरना इसको बहुत मुश्किल है इसका आंसर ढूंढना। समझ मेरी बात? और ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं आजकल एग्जाम में बिना सिर पैर के, जिसका कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट इज द अंडरलाइंग कॉज ऑफ अपेंडिसाइटिस इन मोस्ट केसेस? मोस्ट केसेस में मेन कारण क्या? ल्यूमिनार ऑब्स्ट्रक्शन। आपका जो अपेंडिक्स का जो ल्यूमन है वो क्या हो जाता है? ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अपेंडिसाइटिस। यस, चलेगा बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ फॉलोइंग इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट अपेंडिसाइटिस? बताइए बच्चों। के परमार में थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूं बेटा, और मैं गांधीनगर एसएनए का ब्रांच का स्टूडेंट हूं। मैं आगे प्रिपेयर कर थर्ड ईयर के साथ बेटा आपकी पहले थर्ड ईयर की सब्जेक्ट फिनिश करो, फिर उसके बाद फोर्थ ईयर की फिनिश करो, फिर सारे सिलेबस को फिनिश करो, आराम से धीरे पढ़ो, खूब टाइम और अपने हिसाब से नोट्स बताओ। यस बच्चों,
थैंक यू तनु। विच ऑफ फॉलोइंग इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस एक्यूट अपेंडिक्स? बिल्कुल बेटा, एक जो दोस्त है, ए गुड फ्रेंड जस्ट लाइक ए लाइब्रेरी, एक अच्छा दोस्त एक लाइब्रेरी की तरह होता है, गूगल की तरह होता है, आपको जीवन को बढ़ा देता है, इसलिए अच्छे दोस्त बनाइए। यस, विच ऑफ फॉलोइंग इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट अपेंडिसाइटिस? एंटीबायोटिक, पेन मैनेजमेंट, अपेंडेक्टोमी या वाचफुल वेटिंग? तो ट्रीटमेंट ऑफ जो चॉइस है बेटा वो फाइनल क्या, अपेंडिक्स को वेस्ट प्रोडक्ट है, इसको निकाल दो। अपेंडेक्टोमी इज द रिमूवल ऑफ द अपेंडिक्स, क्या माय पॉइंट। और अपेंडिक्स को निकालते समय आपको कौन सा इंसिजन लगाना है, कोचर इंसिजन। अब थोड़ा सा अपन जान लेते हैं कि इंसिजन कौन कौन से यूज होते हैं। यस, ऐसे दोस्त को मीना अफजल जो कहता है कि तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसे दोस्त को आज ही छोड़ दे। गंदे दोस्त और गंदे पानी को तुरंत फेंक दे, ये आपकी प्रगति में बहुत हो सकते हैं। रास्ते के रोड़े और आप समझ गए, उनको हमेशा जिंदगी से दूर रखें, चलेगा बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। सो सी इज द राइट आंसर। सर्जिकल मैनेजमेंट आपका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस रहेगा। देखिएगा कौन कौन से इंसिजन लगते हैं, देखिएगा आपका, देखिएगा ये रहा मैकबर्नी पॉइंट बेटा, ये मैकबर्नी पॉइंट रहेगा बेटा, ये रहा मैकबर्नी पॉइंट, ये वाली जगह, ये आपका सुपर इलियक क्रस्ट है, राइट साइड में इलियक क्रस्ट है, और यहाँ पे कौन है, अम्लेकस, इसके 1/3 बिलो माना जाता है बेटा। क्लियर है बच्चों। यहाँ पे कई तरह के इंसिजन लगते हैं, कौन कौन से इंसिजन होते हैं उनके अपन यहाँ बारे में जानते हैं बेटा। देखिएगा ये रहा आपका, अपेंडिक्स को काटने में इस तरह से इंसिजन लगाते थे, इसका कोचर इंसिजन। कौन सा, आरिबास में। क्लियर बच्चों, एक इस तरह से इंसिजन लगता था यू, दिस इज द मर्सिडीज बेंज इंसिजन। कौन सा, रूफ टॉप जिसको अपन बोलते हैं इंसिजन। एक इस तरह से लगाते हैं अपन सेवरॉन, ये अपर एब्डोमिनल के इंसिजन है। क्लियर है, ये मिडल्स को छोड़ के साइड में दैट इज पैरामीडियन, सीधा आड़ा लगाते हैं, ट्रांसफर इंसिजन है। क्लियर है बच्चों, या लोअर एब्डोमेन में लगाते हैं दैट इज द फेनेस्ट्रियल स्टीयन। इसके अलावा इस तरह से लगाते हैं मैकबर्नी पॉइंट में गार्डियन इंसिजन, इस तरह से लगाते हैं लेंज इंसिजन। कौन सा इंसिजन, इसके अलावा रदरफोर्ड मॉरिसन इंसिजन इस तरह से लगता है, अलग अलग जगह आपके इंसिजन लगते हैं। अब कौन का काम आता है उसको अपन यहां पढ़ देते हैं। यस, चलिएगा बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिएगा ये जो इंसिजन है दैट इज द कोचर इंसिजन एंड दिस इज यूज इन केस ऑफ अपेंडेक्टोमी। लिखते जाना, किस केस में यूज करते हैं, अपेंडेक्टोमी के केस में यूज करते हैं। धमाक धमाक लिखते जाओ बच्चों। एक होता है मिडलाइन इंसिजन, ये एब्डोमिनल सर्जरी में काम लिया जाता है। ट्रांसवर्स भी एब्डोमिनल सर्जरी में। पिरामिडियन इंसिजन इस तरह से मिडल से थोड़ा साइड में लिया जाता है। रदरफोर्ड मॉरिसन इंसिजन किस में काम लेता है, जल्दी से कमेंट करो बच्चों। ये बेटा बेटा बाउल सर्जरी के अंदर, लाइक लाइस्टाइन सामंटाइन की सर्जरी करते हैं उसमें। क्लियर बच्चों, यहां पे एक बेटल इंसिजन, ये भी अपेंडेक्टोमी में यूज लेते हैं बेटल इंसिजन। लिखते जाओ कौन सा इंसिजन किस में यूज करते हैं। क्लियर है, मैकबर्नी इंसिजन, लेंस इंसिजन, आरिबास में, ये दोनों भी किसके अंदर, अपेंडेक्टोमी के केस में अपन यूज कर सकते हैं बेटा। क्लियर बच्चों, थोड़ा सा गड़बड़ बेटा, कोचर इंसिजन तो यहां थोड़ी जगह तो गाल ब्लैडर में, ये तो गाल ब्लैडर की सर्जरी में यूज करते हैं अपन। थोड़ा सा अपन ने गलत पढ़ लिया, उसको सही करेंगे अपन। यहां पे चाहिएगा बच्चों, यहां पे अपन ने पढ़ा कोचर इंसिजन, अपेंडेक्टोमी में यूज नहीं करता, ये किस में यूज करता है, कोलिसिस्टेक्टोमी में। माफी चाहता हूं, आपने भी नहीं बताया मुझे। कोलिसिस्टेक्टोमी के टर्म में कोचर इंसिजन यूज करते हैं, और अपेंडेक्टोमी के केस में क्या यूज करते हैं आपका, कौन सा, मैकबर्नी इंसिजन यूज कर सकते हैं, लेंज इंसिजन यूज कर सकते हैं, और बताओ। क्लियर है, फेनेस्ट्रियल सॉरी वो अपना कौन सा, गैलेडियन इंसिजन जो अपन यहां बात कर रहे हैं, ये रही आपकी इमेज। माफी चाहते हैं, इसको थोड़ा करेक्ट करना बेटा, जो गलती हो गई उसके लिए। लेंज हो गया, मैकबर्नी हो गया, और कौन सा आपका, ये सब किस केस में, ये दोनों मैकबर्नी लेंज, ये दोनों किस केस में यूज करते हैं अपन, अपेंडेक्टोमी में। और कोसर इंसिजन किस में, कोलिसिस्टेक्टोमी, क्योंकि ऊपर है ना गाल ब्लैडर, तो थोड़ा इसको करेक्ट कर लेना, माफी चाहता हूं। तो कोचर इंसिजन में किसमें, कोलिसिस्टेक्टोमी में अपन यूज करते हैं आपका बेटा। क्लियर, और मैकबर्नी लेंज इंसिजन किसमें, इसके अलावा गार्डियरियन, गार्डियरियन इंसिजन वो भी किसके अंदर, अपेंडेक्टोमी में यूज करते हैं। अभी मैं सारे लिखवा दूंगा। बेटल इंसिजन भी किसमें यूज करते हैं, अपेंडेक्टोमी में यूज करते हैं। गेट माय पॉइंट, सारे के सारे इंसिजन आपके आ जाएंगे बेटा। क्लियर बच्चों, अब अपन दमादम इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैकबर्नी इंसिजन, इसी को गार्डियरियन इंसिजन बोलते हैं, अपेंडेक्टोमी में यूज करते हैं बेटा। किसमें यूज करते हैं, अपेंडेक्टोमी के केस में यूज करते हैं। दमादम देखते जाओ आपका कौन सा इंसिजन कहां यूज होता है। नेक्स्ट देखिएगा, दूसरा देखिएगा बच्चों, देखिएगा दमादम लिख लो आप। देखिएगा मैकबर्नी इंसिजन या गार्डियरियन इंसिजन एक ही है बेटा, किसमें, अपेंडेक्टोमी में यूज करते हैं। और ये इंसिजन कहां लगाए जाते हैं, यहाँ मैकबर्नी पॉइंट पे, यहाँ पे। क्या एक होता है लेंज इंसिजन, ए वेरिएशन ऑफ द ट्रेडिशनल मैकबर्नी इंसिजन व्हिच वाज मेड एट द मैकबर्नी
पॉइंट इन द एब्डोमेन, ये थोड़ा इस तरह से लगाया जाता है बैकबोनी पॉइंट में, ये भी लेंस अपेंडेक्टोमी में यूज करते हैं, ये भी अपेंडेक्टोमी में यूज करते हैं। कोचर इंसिजन एंड ओब्लिक इंसिजन मेड इन द राइट अपर क्वाड्रेंट इन एब्डोमेन क्लासिकली यूज्ड टू कोलिसिस्टेक्टोमी, थोड़ा इसको चेंज करना, नेम्ड आफ्टर एमिल थियोडोर कोचर, कोचर नामक वैज्ञानिक थे, उसके नाम के आधार पे, तो कोचर इंसिजन किसमें, कोलिसिस्टेक्टोमी में, थोड़ा इसको करेक्ट कर लेना बेटा, माफी चाहता हूं। आ रही बात समझे, वेरी इंपॉर्टेंट। एक होता बेटल इंसिजन, सर्जिकल इंसिजन यूज्ड इन ट्रीट एक्यूट अपेंडिसाइटिस एंड अदर कंडीशन इन द लोअर राइट क्वाड्रेंट, तो बेटल इंसिजन भी आपका किसमें, अपेंडेक्टोमी में, तो अपेंडेक्टोमी में एक तो लेंस लग सकता है, एक मेकबर्नी इंसिजन जिसको गार्डिनो इंसिजन बोलते हैं, और एक कौन सा बेटल इंसिजन लग सकता है आपका। हमारे पास में 3 इंसिजन किस केस में, आपका अपेंडेक्टोमी में, और अगर कोलिसिस्टेक्टोमी की बात करें तो वहां पे कोचर इंसिजन यूज होगा। नेक्स्ट देखिएगा फेनेस्ट्रियल इंसिजन, जो किसमें यूज करते हैं, इसी को फेनेस्ट्रियल को केयर इंसिजन या फेनेस्ट्रियल केयर इंसिजन यूज करते हैं बेटा, और ये एलएससीएस में यूज करते हैं, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन फेनेस्ट्रियल। या अगर किसी को क्या करनी है, हिस्टेक्टोमी, तो हिस्टेक्टोमी या एलएससीएस के केस में फेनेस्ट्रियल इंसिजन यूज करते हैं, पूरा नहीं लिखना, बस ध्यान रखना कौन किसमें यूज करते हैं। इसके अलावा कस्टनर इंसिजन, ए ट्रांसफर इंसिजन मेड इन 5 सेंटीमीटर अबव द सिम्पाइसिस प्यूबिस बट बिलो द एंटीरियर सुपर, ये भी एलएससीएस में। कस्टनर इंसिजन भी सिम्पाइसिस प्यूबिस से 5 सेंटीमीटर ऊपर लगाते हैं यहाँ पे लोअर एब्डोमेन में, ये भी एलएससीएस और हिस्टेक्टोमी के केस में यूज में लिया जाता है। कौन सा, कस्टनर इंसिजन। इसके अलावा जॉल कॉइन इंसिजन इज ए स्ट्रेट इंसिजन इन मेड इन द स्किन ड्यूरिंग ए सी सेक्शन, आपका एक जॉन कॉइल इंसिजन, ये भी लोअर एब्डोमेन में लगाया जाता है, और ये भी किस केस के अंदर, एलएससीएस और हिस्टेक्टोमी करने में काम में लिया जाता है बेटा, सी सेक्शन सिजेरियन सेक्शन में। तो सिजेरियन सेक्शन से रिलेटेड है फेनेस्ट्रियल इंसिजन, कस्टनर इंसिजन और जॉन कॉइल इंसिजन, और फेनेस्ट्रियल इंसिजन को केयर इंसिजन बोलते हैं, मोस्टली यही आपका फेनेस्ट्रियल इंसिजन एलएससीएस में और हिस्टेक्टोमी में यूज लिया जाता है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको ध्यान रखना बेटा, याद रहेगा। इसके अलावा माइलॉइड इंसिजन, ए वेरिएशन ऑफ द फेनेस्ट्रियल, फेनेस्ट्रियल का दूसरा नाम है एक माइलॉइड इंसिजन, ये भी अपन एलएससीएस के अंदर यूज में लिया जाता है बेटा, माइलॉइड भी एलएससीएस में। तो एलएससीएस के अंदर और हिस्टेक्टोमी करने में अपन टोटल कितने तरह के, 4 इंसिजन, एक तो माइलॉइड, एक कौन सा, जॉन कॉइल, एक आपका कौन सा, फेनेस्ट्रियल जिसको अपन क्या बोलते हैं, केयर इंसिजन बोलते हैं, और एक आपका कौन सा, कस्टनर इंसिजन। ये 4 इंसिजन किसमें यूज करते हैं अपन, किसके अंदर, एलएससीएस में। तो ये आपकी समरी होगी बेटा। नेक्स्ट देखिएगा, एक होता बेटा चेरनी इंसिजन, कौन सा, देखिएगा बच्चों, वेरी इंपोर्टेंट। दूसरा देखिएगा, और ध्यान रखना, इस माइलॉइड इंसिजन को अपन मैकनडोट इंसिजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइलॉइड को क्या बोलते हैं अपन, मैकनडोट इंसिजन बोलते हैं बेटा, मैकनडोट इंसिजन। इसके अलावा एक होता है चार्नी इंसिजन, चार्नी डिस्क्राइब द ट्रांसफर इंसिजन एट द अलाउ एक्सेल फॉर द सर्जिकल एक्सप्लोर द स्पेस ऑफ रेडियस ऑफ द पेल्विक साइड वॉल, पेल्विक सर्जरी के लिए अपन यूज करते हैं चेरनी इंसिजन। कौन सी सर्जरी, शॉर्ट में लिख लो, माइलॉइड का दूसरा नाम है मैकनडोट इंसिजन, और ये किसमें, एलएससीएस और हिस्टेक्टोमी में यूज करते हैं, और आपका चार्नी इंसिजन किसके अंदर, पेल्विक सर्जरी में यूज करते हैं। शॉर्ट में लिख लो, इतना ज्यादा डीप पे नहीं जाना है, कोई डाउट है बच्चों। इसके अलावा रदरफोर्ड मॉरिसन इंसिजन, नाम सुना, रदरफोर्ड मॉरिसन इंसिजन, इट कैन बी मेड ए प्राइमरी इंसिजन प्रोवाइड गुड एक्सेस ऑफ द राइट टू लेफ्ट कोलन, यानी आपकी कोलन सर्जरी में यूज करते हैं बेटा, इसको इंटेस्टाइन सर्जरी में, बाउल सर्जरी के अंदर यूज करते हैं, किसको, रदरफोर्ड मॉरिसन इंसिजन को, जिसके बारे में मैंने पहले बताया बेटा। क्लियर बच्चों, लाइक सिग्मोइड कोलोस्टोमी वगैरह बनानी है, वहां पे यूज में लिया जाता है ये इंसिजन। क्लियर बच्चों। इसके अलावा एक और आता है वाल्ट्ज इंसिजन, दिस पोस्ट ओरल इंसिजन यूज टू मास्टोडाइटिस, अगर किसी को मास्टोडाइटिस है तो उसके अंदर यहाँ पे मास्टर्ड बोन का, तो क्या करेंगे, आपका वाल्ट्ज इंसिजन लगाते बेटा। इसके अलावा एक होती है मीडियन स्टेनोटोमी, दिस इज द प्राइमरी इंसिजन यूज्ड टू कार्डियक प्रोसीजर, हार्ट में ओपन हार्ट सर्जरी करती तो एक इंसिजन लगाते हैं मीडियन स्टेनोटोमी, यानी बीच में से स्टेनम को ओपन करते हैं और स्टेनम को बांधे रखने के एक अपन वेरी इंपॉर्टेंट एक रिट्रैक्टर यूज होता है, उसका नाम है फाइनोचिटो रिट्रैक्टर। तो मीडियन स्टेनोटोमी किसके अंदर, ओपन हार्ट सर्जरी में यूज करते हैं बेटा, ओपन हार्ट सर्जरी में, जिसमें स्टेनम बोन को बीच में से फाड़ देते हैं, बीच में से काट देते हैं बेटा, आरबास में। और यहाँ पे स्टेनम बोन को सेपरेट रखने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, फाइनोचिटो रिट्रैक्टर। कौन सा, फाइनोचिटो रिट्रैक्टर, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो एक क्वेश्चन ये बन गया आपका। इसके अलावा थोरेक्टोमी, जिसमें क्या करेंगे अपन, साइड वाल से थोरेसिस, आपकी पेल्विक बोन को रिमूव करते हैं, सॉरी रिब्स को रिमूव करते हैं चेस्ट वाल से, दैट इज साइड ऑफ द चेस्ट, रिब्स फ्रॉम द साइड ऑफ द चेस्ट, चेस्ट के साइड से रिमूव कर देना, क्या कहलाता है, थोरेक्टोमी। एक होता है सेवरोन इंसिजन, इसके बारे में भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए बता दिया बेटा। सेवरोन इंसिजन किसमें,
यस, ये जो राइट साइड में आपका, राइट साइड में मिड एक्सियल लाइन में यहां पे लीवर सर्जरी के लिए सेवरॉन सर्जरी, और ये बहुत लंबा इंसिजन हो रहा, लगभग आपका बेटा 25 से 30 इंच का, 25 से 30 इंच का मतलब मान रहे हो आप कितना, लगभग 60, आधा मीटर तक, इतना बड़ा, यहां से मिड एक्सियल लाइन से यहां से शुरू करेंगे और यहां तक इतना लंबा इंसिजन लगाते हैं लीवर सर्जरी के लिए, दैट इज सेवरॉन इंसिजन। तो सेवरॉन इंसिजन लीवर सर्जरी के लिए, थोरेकेटोमी किसके लिए, थोरेसिस सर्जरी के लिए। आरी बात में बच्चों, अरे समझ रहे मेरी बात को, मीडियन स्टेनोटोमी किसके लिए, ओपन हार्ट सर्जरी में, और जिसके अंदर फाइनोचिटोरेक्टर यूज करते हैं। विल्ड इंसिजन किसके अंदर, मास्टोडाइटिस में यूज करते हैं। इसके अलावा रदरफोर्ड मॉरिसन इंसिजन कोलन सर्जरी में, बाउल सर्जरी में, या कोलोस्टोमी करनी है आपको तो वहां पे यूज करते हैं अपन, सिग्मोइड कोलोस्टोमी मोस्टली होती है। इसके अलावा चेरिली इंसिजन पेल्विक सर्जरी में यूज करते हैं, माइलॉइड इंसिजन एलएससीएस और हिस्टेक्टोमी में यूज करते हैं। इसके अलावा जॉइंट कोयल इंसिजन, कस्टर इंसिजन और फेनेस्ट्रियल इंसिजन जिसको कैर इंसिजन बोलते हैं, एलएससी और हिस्टेक्टोमी में यूज करते हैं। क्लियर बच्चों, बेटल इंसिजन हो गया आपका, इसके अलावा कोचर इंसिजन, सॉरी बेटल इंसिजन, ले इंसिजन और मैकबर्नी इंसिजन जिसको ग्रिडिरियन इंसिजन बोलते हैं, ये सब अपेंडिसाइटिस में करते हैं। और कोचर इंसिजन किस में करते हैं अपन बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसके अंदर, अपेंडेक्टोमी, सॉरी कोलिसिस्टेक्टोमी करने में यूज लेते हैं। तो ये कुछ इंसिजन आपका ये खात्मा सारा के सारा, इससे बाहर इंसिजन नहीं है, ये सारे के सारे पढ़ा दिए बेटा। सभी एक बार लाइक और शेयर करें अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो बेटा। 3 घंटे हो गए तब जाके डाटा खोज के लाया हूं, कम वक्त तो तुम्हें तो आसानी से फ्री में मिल रहा है 3 मिनट में। चलिएगा, आंखें दर्द करने लग जाती है पढ़ाते पढ़ाते। नेक्स्ट, व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनट्रीटेड अपेंडिसाइटिस। क्लियर है, हार्ट के चैम्बर कितने होते हैं, बीपी कितनी होती है, कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं। जो सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं पीआर यादव के वो पढ़ाना याद है, नए क्वेश्चन लाके पढ़ा के सिलेक्शन करना बहुत मुश्किल है बेटा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, दिमाग से जवाब दीजिएगा। यस यस बच्चों, और कई बार आपके सपने ध्वस्त हो जाते हैं, लेकिन मेहनत करें बेटा कि मैंने आज ख्वाबों की दीवार टूटी देखी है, मैंने आज ख्वाबों की दीवार टूटी देखी है, आज अनजान बगल में, अनजान बुलेट की बगल में तेरी स्कूटी देखी है। होता नहीं होता, ओयो के नीचे खड़ी थी आदिवास में, कि मैंने ख्वाबों की दीवार आज टूटी देखी है, आज अनजान बगल के, अनजान बुलेट की बगल में तेरी स्कूटी देखी है। तो होता नहीं होता, कई बार आपका प्यार टूट जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर जिंदगी में खुश रहे। एक मेरा दोस्त था जिसने पहले चावल खाए, फिर चूरमे के लड्डू खाए, फिर चावल खाए। मैंने कहा भाई ऐसा क्यों हुआ भाई कि तूने पहले चावल खाए, फिर चूरमे के लड्डू खाए, फिर चावल खाए। तो बोला भाई वोमिटिंग हुआ तो भी चावल लॉस होंगे, डायरिया हो तो भी चावल लॉस होंगे, लड्डू तो बच ही जाएंगे, बीच में है ना लड्डू। तो होता नहीं होता है, गेट माय पॉइंट। चले आगे, व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनट्रीटेड अपेंडिसाइटिस, एब्सेस फॉर्मेशन, पेरिटोनाइटिस, इंटरनल ऑब्स्ट्रक्शन, ऑल ऑफ, तो सारे हो सकते हैं बेटा। बिल्कुल, एब्सेस फॉर्मेशन हो सकता है, पेरिटोनाइटिस हो सकता है, इंटरनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। राइट आंसर गोस टू ऑल ऑफ अबव, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउन सिंड्रोम के बारे में अपन डिस्कस करेंगे बेटा। किसके बारे में, डाउन सिंड्रोम के बारे में। अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं भी आ रहा तो लेते रहना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती फिर भी आपको चलता है। सृष्टि आज ही आपके सपने टूटे, कोई बात नहीं बेटा, कि जब कोई सपना टूट जाए, जब अपना रूठ जाए तो हिम्मत नहीं हारना, क्योंकि अक्सर चीजें टूटने से निखर के आती है। इतिहास गवाह, जिसने भी जीवन में सक्सेस की वो टूटने के बाद ही सक्सेस पाई, हंसी खुशी तो कोई जिंदगी में कुछ उखाड़ नहीं पाया। चलेगा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, डाउन सिंड्रोम अपन डिस्कस करेंगे, आज का तीसरा टॉपिक डाउन सिंड्रोम। 200 इंपोर्टेंट टॉपिक की सीरीज चल रही है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कॉजिंग इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन बच्चों। तो अपन थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं किस पे प्यारे बच्चों, आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको आपने क्या नाम दिया है, अरे क्या नाम दिया आपने, डाउन सिंड्रोम। तो अब अपन दुआ निकाल देते हैं बेटा डाउन सिंड्रोम का, दिमाग से थ्योरी पढ़ लेते हैं डाउन सिंड्रोम को। इसी को अपन क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी 21, या इसी को बोलते हैं, ये सबसे ज्यादा होता तो सिंड्रोम जी। अबे जो ज्यादा होता है उसके जी लगाते हैं ना, तो ये मोस्ट कॉमन है। तो इसी को, या इसी को बोलते हैं मंगोलियन सिंड्रोम, क्योंकि मंगोलियन फेस होता है, फ्लैट फेस होता है, तो मंगोलियन लाइक फेस होता है, इसलिए मंगोलियन सिंड्रोम बोलते हैं। चंगेज खान मंगोल का था ना आदिवास में, तो डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी 21 सिंड्रोम जी, या इसी को मंगोलियन सिंड्रोम बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल प्रॉब्लम। अगर आपसे पूछे कि मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल प्रॉब्लम कौन सी है, तो देखिए ट्राइसोमी 21 मोस्ट कॉमन बेटा।
फर्स्ट मोस्ट कॉमन अगर पूछे, अगर आपसे पूछे कि सेकंड मोस्ट कॉमन कौन सा है, सेकंड मोस्ट कॉमन, तो दैट इज ट्राइसोमी 18। और अगर आपसे पूछे कि थर्ड मोस्ट कॉमन कौन सा है, ट्राइसोमी 13। और ट्राइसोमी 13 को क्या बोलते हैं अपन, पटाउ सिंड्रोम, पटालो वाला सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम। तो मोस्ट कॉमन, फर्स्ट मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल प्रॉब्लम है ट्राइसोमी 21, सेकंड मोस्ट कॉमन ट्राइसोमी 18 एंड थर्ड मोस्ट कॉमन ट्राइसोमी 13। क्लियर है। यहां पे अगर बात करें डाउन सिंड्रोम में, तो ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर बेटा, 1 से 22 तक कौन होते हैं ऑटोसोम, 23वां कौन होता है एलोसोम, तो ऑटोसोमल ट्राइसोमी डिसऑर्डर बच्चों। क्लियर है। इसमें क्या होगा, 21 नंबर का जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर कौन सा 21, इसकी ट्राइसोमी होगी। तो टोटल जो क्रोमोसोम है वो कैसे निकाले जाएंगे, 47XY या 47XX। और ये मोस्टली मेल को अफेक्ट करती है, इसलिए मोस्टली आप 47XY लिखोगे। आपका मतलब 46 टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46, उसमें से 44 तो क्या होते हैं ऑटोसोम, अरे 44 तो क्या होते हैं ऑटोसोम, समजात गुणसूत्र एक जैसे, और 2 क्या होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, मेल में XY और फीमेल में XX। तो मेल है तो क्या होगा टोटल 46, कैसे लिखते हैं मेल में 46XX या 46XY ऐसे लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे ट्राइसोमी हो रही है किसकी, इसलिए कैसे लिखेंगे 47XY, मोस्टली मेन को अफेक्ट करती है ट्राइसोमी 21, या 47XX से लिखेंगे फीमेल है तो बच्चों। क्या माय पॉइंट, समझ रहे मेरी बात। इसके अलावा तो मेन कारण तो क्या है ट्राइसोमी होना, अन्य कारण क्या हो सकते हैं। दूसरा कारण है बेटा आपका मोजेसिज्म। मोजेसिज्म का मतलब क्या होता है, 2 से 4% कारण रहता है किसका, आपका ट्राइसोमी 21 का। इसमें क्या होता है, मोजेसिज्म अकर व्हेन देयर इज अ मिक्सचर ऑफ सेल विद 46 एंड 47 क्रोमोसोम। ऐसी सेल जिसमें 47 क्रोमोसोम और एक में 46 है, वो दोनों मिक्स हो जाए, इसको क्या बोलते हैं, मोजेसिज्म बोलते हैं। यानी 2 सेल जिनमें अलग अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम और वो मिक्स हो जाए, जिससे ट्राइसोमी हो जाए, दैट इज नोन एज मोजेसिज्म। क्या कहलाता है, मोजेसिज्म। क्लियर बच्चों। इसके अलावा एक होता है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या होगा कि 3 से 4% केसेस में ट्रांसलोकेशन जिम्मेदार है। इसमें क्या होगा, आपका क्या होगा बेटा, 21वां क्रोमोसोम टूटेगा और 21वां क्रोमोसोम टूट के 14वें क्रोमोसोम पे अटैच हो जाएगा, तो ये भी डाउन सिंड्रोम का कारण हो सकता है। ट्रांसलोकेशन का मतलब क्रोमोसोम अपनी जगह से, आपका 21वें नंबर का क्रोमोसोम यहां से टूटेगा और 14वें नंबर के क्रोमोसोम के जाके टूट जाएगा, इसको ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। और ये 3 से 4% जिम्मेदार है किसके लिए, डाउन सिंड्रोम के लिए। इसके अलावा मोजेसिज्म जिसमें 47 और 46 क्रोमोसोम वाली सेल आपस में मिक्स हो जाए, मोजेसिज्म कहलाते हैं। बाकी मेन कारण क्या आपका, ट्राइसोमी ऑफ 21। 96% केसेस में ट्राइसोमी 21 इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डाउन सिंड्रोम या मंगोलियन सिंड्रोम। आर यू गेटिंग मी। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या सिम्टम आएंगे बेटा, साइन सिम्टम। बताओ मोस्ट कॉमन साइन सिम्टम क्या होगा, बताओ बताओ। मेंटल रिटार्डेशन। जिन लोगों को डाउन सिंड्रोम है उन लोगों में 90% लोगों में आपका मेंटल रिटार्डेशन होगा, और ऐसे लोगों का आईक्यू जो है वो 50 के आसपास रहता है। एक अगर क्वेश्चन पूछे आपके कि डाउन सिंड्रोम में कॉमन सिम्टम क्या देखो मिलेगा, आपका मेंटल रिटार्डेशन, आईक्यू 50 के आसपास रहेगा। 90% लोगों में मेंटल रिटार्डेशन होगा। कितने परसेंट लोगों में, 90% लोगों में मेंटल रिटार्डेशन आपको देखने को मिल जाएगा। दिस इज द फर्स्ट मोस्ट कॉमन सिम्टम। क्लियर बच्चों। इसके अलावा सेकंड मोस्ट कॉमन साइन सिम्टम क्या होगा, फर्स्ट मोस्ट कॉमन तो ये हो गया, या क्लासिकल साइन सिम्टम जिसको तुम बोलते हो डायमंड सिंड्रोम का, तेरा मेंटल रिटार्डेशन। सेकंड मोस्ट कॉमन सिम्टम होगा बेटा ग्रोथ रिटार्डेशन। 80% बच्चों में क्या होगा, ग्रोथ रिटार्डेशन। थर्ड मोस्ट कॉमन जो आपका होगा अम्लाइकल हार्निया बेटा। क्या देखो मिलेगा, अम्लाइकल। ये 3 सिम्टम ध्यान रखना बेटा। इसके अलावा लो सेट ईयर, लो सेट ईयर। कान आपका बेटा ये आउटर ट्रेगस है, आउटर कैंथस है। कान इस आपका जो पिन्ना है वो इस आउटर कैंथस से अपन सीधी लाइन बनाते हैं, इससे ऊपर होना चाहिए। ये इस आउटर कैंथस से जो सीधी लाइन बना रहे हैं उससे नीचे नीचे की तरफ काम है। बूचा बूचा नकटा बूचा सबसे ऊंचा, तो यहाँ पे बूचा तो लो सेट ईयर कहलाता है। और लो सेट ईयर मोस्टली किस केस में देखने को मिलते हैं, डाउन सिंड्रोम। को डाउट है। इसके अलावा बच्चों में क्या होंगे, प्रोट्रूज्ड टंग होगी बेटा, जीभ बाहर की तरफ निकलेगी। अरे क्या देखने को मिलेगा, प्रोट्रूज्ड टंग देखने को मिलेगी। और क्या देख लेगा बेटा, सिंगल पाल्मर क्रीजेस, सिंगल पाल्मर क्रीजेस देखने को मिलेगा। हाथों की लकीर एक ही है, यानी हाथों की लकीरें नहीं होगी, होगी तो एक ही होगी, जबकि अपने मल्टीपल लकीरें।
कि लोग कहते हैं कि वही मिलेगा जो आपकी हाथों की लकीरों में मिला है। आरिबास में कि लोग कहते हैं कि वही मिलेगा जो आपकी हाथों की लकीरों में लिखा हुआ है, लेकिन किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। इसलिए मेहनत करो, दुनिया में मेहनत का कोई विकल्प नहीं है बच्चों। कड़मा पॉइंट। तो सिंगल पाल्मर क्रीजेस देखने को मिलेंगे, प्रोट्रूस टंग देखने को मिलेगी। इसके अलावा ऐसे बच्चों को कार्डियक प्रॉब्लम होगी बेटा, और कार्डियक जो प्रॉब्लम मोस्ट कॉमनली होगी ऐसे बच्चों को, मोस्ट कॉमन कार्डियक प्रॉब्लम होगी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एसेंट्रिक ऑल ओवर कार्डियक डिजीज होती है। तो फर्स्ट मोस्ट कॉमन कार्डियक प्रॉब्लम वीएसडी होगी एंड सेकंड मोस्ट कॉमन इज एएसडी होगी बेटा, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट देखो मिलेगा कार्डियक प्रॉब्लम के रूप में। सिंगल पार्वर क्रिजेंस होंगे, प्रोट्रूस टंग होगी, लो सेट ईयर होंगे बेटा। नेक्स्ट देखिएगा, इसके अलावा बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेसिव स्किन फोल्ड ऑफ नेक। और नेक, नेक क्या होगी आपके बेटा, शॉर्ट नेक होगी, नेक शॉर्ट होगी। इसकी वजह से यहां पे गर्दन पे क्या होगी, स्किन के फोल्ड देखने को मिलेंगे आपको, दैट इज नोन एज एक्सेसिव स्किन फोल्ड। और इसके अलावा एक्सेसिव फोल्ड ऑन थाई, थाई पे भी क्या होंगे, फोल्ड ज्यादा होंगे बेटा। क्लियर बच्चों। आल्सो सीन इन डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप, डीडीएच में भी ऐसा होता है। तो स्किन पे आपके यहाँ पे किस पे, थाई के ऊपर स्किन के फोल्ड ज्यादा होंगे, गर्दन के स्किन के फोल्ड होंगे बच्चों। प्रोट्रूस टंग होगा आपको। गेट माय पॉइंट। कार्डियक प्रॉब्लम में मोस्ट कॉमन वीएसडी होगी और सेकंड मोस्ट कॉमन एएसडी होगी। किस केस में, डाउन सिंड्रोम में। सिंगल पार्मर किचिंग होंगे, प्रोट्रूस टंग होगा, मेंटल रिटार्डेशन होगा आपका बेटा, ग्रोथ रिटार्ड होगी, अम्बिलिकल हर्नियाज हो जाएंगे। और क्या देखने को मिलेंगे, कार्डियक प्रॉब्लम हो रही है, बोन की प्रॉब्लम होगी, थाई और स्किन पे बस बिल्कुल बिल्कुल होगा बेटा। यस, चलिएगा। इसके अलावा मरीज क्या होगा, फ्लैट फेस होगा। कैसा फेस होगा, इसको मंगोलियन फेस बोलते हैं बेटा। लो नजल ब्रिज होंगे, लो क्या होगा, नजल ब्रिज। और साथ में क्या होगा, ओपन माउथ होगा तो ड्रूलिंग रहेगी, बहुत ज्यादा स्लाइवेशन आएगा, साइड से स्लाइवेशन देखने को मिलेगा। आर यू गेटिंग मी मैडम। को डाउट है, ऐसे बच्चों को जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो बेटा उनको ल्यूकेमिया की रिस्क ज्यादा रहती है, उनको टेस्टिकुलर कैंसर की रिस्क ज्यादा रहती है जैसे जैसे समय बढ़ेगा। ल्यूकेमिया हो सकता है, टेस्टर क्लास हो सकता है बेटा। आरिबास में ब्रश फील्ड आई लीजन होंगे, कंजक्टिवा पे लीजन देखने को मिल जाएंगे आपको काले काले कलर के। ल्यूकेमिया हो सकता है, टेस्टिकुलर कैंसर हो सकता है। आरिबास में लार्ज ब्लेडर हो सकता है, ऐसे लोगों को यूएसजी करोगे ऐसे अदर आपके कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे। किस केस में, डाउन सिंड्रोम में। पर मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या है, मेंटल रिटार्डेशन, जो क्लासिकल साइन सिम्टम है। सेकंड मोस्ट कॉमन क्या है, ग्रोथ रिटार्ड होगी, यानी हाइट नहीं बढ़ेगी उसकी। आगे पास में तीसरा क्या है, अम्बिलिकल हर्नियाज होंगे। इसके अलावा लो सेट ईयर सबसे ज्यादा किसमें देखने को मिलता है, डाउन सिंड्रोम में। इसके अलावा वीएसडी हो सकती है, एसडी हो सकती है मरीज को, आपका प्रोट्रूस टंग हो सकती है, स्किन के फोल्ड हो सकते हैं नेक में और थाई रीजन में ज्यादा हो सकते हैं। मल्टीपल सिम्टम आएंगे, पूरी बॉडी चपेट में आ जाएगी। मेंटल रिटार्डेशन होगा तो आपका माइंड की कैपेसिटी कम होगी बेटा। यस, चले बच्चों, ड्रूलिंग के ऊपर लो नजल ब्रिज, नाक बैठी हुई होगी जिसे फ्लैट फेस होगा। तो फ्लैट फेस या मंगोलियन फेस किसमें देखने को मिलता है, डाउन सिंड्रोम में देखने को मिलेगा। साथ साथ में बेटा इसमें धीरे धीरे विजन प्रॉब्लम भी होगी मरीज को। कौन सी प्रॉब्लम होगी, आंखों में भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ब्रिस्टफील्ड आई लीजन देखने को मिलेंगे तो विजन प्रॉब्लम होगी। ये सभी देखने को मिलता है किस केस में, अपेंडिसाइटिस को। डाउट है बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा, अब यहां पे मेंटल रिटार्डेशन होगा बेटा। क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन क्या देखिएगा, इसको मैनेज कर लेते हैं फिर अपन आगे बढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे, थ्योरी को कुछ नहीं छोड़ेंगे। मेंटल रिटार्डेशन हो रहा है आपके मरीज को। मेंटल रिटार्डेशन के अंदर आपका बेटा आईक्यू कितने से कम, 70 से कम क्या कहलाता है, मेंटल रिटार्डेशन। अब बात करें कि आईक्यू क्या बेटा, तो आईक्यू का फॉर्मूला बेटा मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, कोई यूनिट नहीं होती है इसकी। मेंटल एज का मतलब उसकी मानसिक उम्र, मान लो छठी क्लास का बच्चा है और वो छठी के क्वेश्चन सोल्व करा तो 6 6 12 12 साल उसकी मेंटल एज है, और क्रोनिक एज भी इसकी कितनी 12 और इनटू 100 तो उसका आईक्यू 100 है, नॉर्मल है। अरे क्या है, नॉर्मल है। आरी बात में कोई डाउट है, समझ रहे मेरी बात। आईक्यू, और आईक्यू का फॉर्मूला किसने दिया था, अल्फ्रेड बिनेट एंड सीमन ने, इसको सीमन फॉर्मूला भी बोलते हैं। अल्फ्रेड बिनेट और सीमन ने दिया कौन सा, आईक्यू का फॉर्मूला। आईक्यू फॉर्मूला क्या, मेंटल एज अपॉन
क्रॉनिकल एज इंटू 100, मेंटल एज जो उसकी मानसिक उम्र है, कि जैसे 10th क्लास का बच्चा है तो उसकी जो फिजिकल एज है 10th क्लास के बच्चे की कितनी होती है, 16 साल का होता है, क्योंकि भारत में 6 साल पे उसकी एंट्री होती है, तो 16 साल का। और मान लो वो 12वीं के सवाल कर रहा है, तो 12वीं का मतलब उसकी मेंटल एज कितनी होगी, 18 साल, 16 से यानी 2 साल एडवांस है, तो 18 बटे हुए आपका 16 इंटू 100, वो जो आएगा वो आईक्यू कहलाएगा। कर माय पॉइंट? यस। कोई डाउट है बच्चों? अब आईक्यू देखिएगा बच्चों क्या क्या होता है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आईक्यू बेटा ग्रेटर देन 140 यूनिटलेस होता है तो इसको क्या बोलते हैं, हाई एडवांस, या इसको बोलते हैं बेटा गॉड गिफ्टेड। क्या बोलते हैं, गॉड गिफ्टेड। जिनका आईक्यू लेवल बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट 131 से लेके 139 के बीच में या 140 तक है, उनको एडवांस या इनको भी गॉड गिफ्टेड बोलते हैं। ये हाई एडवांस हो गया या गॉड गिफ्टेड, और ये क्या हो गया, एडवांस या गॉड गिफ्टेड कहलाते हैं। अबे समझे कि नहीं समझे? जिनका 131 से 139 के बीच है उन्हें क्या बोलते हैं, आरी बात में कोई डाउट है बच्चों? अरे समझ रहे, 140, या तुम बोल दो कि 130 से 139 के बीच है। जिनका 121 से 129 के बीच है उन्हें क्या बोलेंगे बताओ? और जिनका 111 से 119 के बीच में है या 120 के बीच में, यूं मान लो, यस, 120 के बीच में उन्हें क्या बोलेंगे? जिनका 90 से 110 है उन्हें क्या बोलेंगे? जिनका आईक्यू लेवल बेटा 90 से 110 है उसको नॉर्मल बोलेंगे या एवरेज बोलेंगे? क्या बोलेंगे? और नॉर्मल आईक्यू कितना होना चाहिए, 90 से 110, नॉर्मल ये होना चाहिए। 140 से हाई एडवांस या गॉड गिफ्टेड है, 130 से 139 एडवांस या कैसे हो सकते हैं, ये भी गॉड गिफ्टेड है। अरे बात समझ में आई बच्चों? कोई डाउट है? अरे बात में 110 से 111 से बोल दो, या 110 से 119 वाले, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, 110 से 119 वाले ये बेटा हाई एवरेज है, और 121 से 129 वाले जीनियस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो बताओ 90 से 110 वाले नॉर्मल या एवरेज कहलाते हैं, और नॉर्मल आईक्यू यही होता है। जिनका 110 से 119 है वो हाई एवरेज कहलाते हैं, जिनका 101 से 129 है जीनियस कहलाते हैं, जिनका 130 से 139 एडवांस या गॉड गिफ्टेड है, जो 140 से ऊपर हाई एडवांस आ जाए ये भी गॉड गिफ्टेड है। यानी 130 से ऊपर वाले क्या है, गॉड गिफ्टेड है बच्चों। समझ मेरी बात? 121 से 129 वाले जीनियस है, 110 से 119 हाई एवरेज है, 90 से 110 क्या है, नॉर्मल है। जिनका आईक्यू लेवल प्यारे बच्चों 81 से 89 है उन्हें क्या बोलते हैं? और जिनका 70 से लेके बेटा आपका 80 तक है, 71 से 80, तो उन्हें क्या बोलेंगे? जल्दी कमेंट करो। और जिनका लेस देन 70 उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें तो मेंटल रिटार्डेड बोलते हैं। हर बात में। और आपको पता कि यहां पे बताइए 81 से 89, 71 से 80 को क्या बोलते हैं? बताइए, जल्दी कमेंट कीजिएगा। यस क्लियर बच्चों? 81 से 89 को बेटा लो एवरेज बोलते हैं। एवरेज से कम है ना, लो एवरेज, या डिले बोलते हैं, डल बोलते हैं ना, ढीला जल्दी समझ में नहीं आता है। और यहां को 71 से 80 वाले को बॉर्डर लाइन बोलते हैं। ये बॉर्डर लाइन पे ये कभी भी किस में, मेंटल रिटार्डेशन में जा सकते हैं। तो 71 से 80 वाले बॉर्डर लाइन है, 81 से 89 आईक्यू वाले लो एवरेज है या डल है, 90 से 110 नॉर्मल या एवरेज है, 110 से 119 हाई एवरेज है, 121 से 129 जीनियस है, 130 से 139 एडवांस या गॉड गिफ्टेड है, और 140 ऊपर वाले भी गॉड गिफ्टेड है बच्चों। अब 70 से नीचे वाले क्या, मेंटल रिटार्डेशन, यस डफर, बिल्कुल डफर बोल सकते हैं। अब देखिएगा बेटा मेंटल रिटार्डेशन, अब देखिएगा आईक्यू जिनका 51 से लेके 69 या 70 के आसपास है बेटा, उन्हें क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं बेटा माइल्ड एमआर, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन। और ऐसे बच्चे कहलाते हैं क्या, बताइए? एजुकेबल कहलाते हैं। ये बच्चे 6ठी क्लास तक पढ़ सकते हैं, 6th स्टैंडर्ड तक। इन्हें बोलते हैं मोरोन। क्या बोलते हैं? मोरोन। जिनका आईक्यू कितना है 51 से 69 या 70 के आसपास है, वो माइल्ड एमआर कहलाते हैं। और ऐसे बच्चे किसके अंदर आते हैं बच्चों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसके अंदर आ जाते हैं आपके? अरे किस केस में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसके अंदर बेटा? आपके एजुकेबल या मोरोन कहलाते हैं बेटा। अरे क्या कहलाते हैं? एजुकेबल या मोरोन। मेरे साथ हुआ था, मैंने बताया था, मैं 12th पास करके जयपुर गया पहली बार। तो गांव का आदमी पहली बार जयपुर जाता है तो घर वाले क्या करते हैं, मम्मियां बालों में पैराशूट तेल लगा के ऐसे बाल चिपका के आपके
जो पीपा होता है उसमें आटा और देसी घी के लड्डू, बादाम के लड्डू डाल के, घी तेल सब डाल के, दाल आल भर के, आपका खाने पीने के सामान भर के घर वाले जमा करा के आ जाते हैं हॉस्टल में। तो हम भी पहली बार गए। फिर 10-15 दिनों बाद में, 2010 के आसपास की बात है बेटा, ये 10-15 दिनों बाद में वहां क्या हुआ, हमें भी शहर की हवा लग गई। तो हम भी बेटा वो जो तेल है सब हटा के उसकी जगह जेल हो गई, बाल आल कटे उटे हो गए। उस समय जयपुर में पहली बार लो फ्लोर बसें चली थी। यस, लो फ्लोर बसें पहली बार चली थी। तो हमें भी घूमने का सोच था, क्योंकि स्टूडेंट का कार्ड बनता था 25 रुपए का। पूरे दिन उस लो फ्लोर बस में ऐसी बसें आई थी पहली बार, बहुत वीआईपी बसें, 50-50 लाख की बसें। तो पूरे जयपुर में घूमते थे आराम से, जगह जगह जाते थे। नए नए बच्चे थे, जोश होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज्यादा रहता है। तो टेस्टोस्टेरोन जैसे बढ़ता है तो कॉलर को उठा देता है। तो जवानी के दिन होते हैं तो वो टेस्टोस्टेरोन ज्यादा बढ़ा हुआ था, तो घूमते फिरते थे। तो एक दिन में क्या, वीटी रोड, मानसरोवर में भाग के बस में चढ़ा। तो एक सुंदर सी कन्या पे क्या रख दिया मैंने, पैर। अब ध्यान रखना, मेरे जीवन में सुंदर कन्या हो कि नहीं हो, कहानियों में जरूर होगी। अरे बस में सोचने में क्या जाता है। माना कि एक्स की वैल्यू क्या है, मुझे पूछा कि एक्स की वैल्यू क्या है, कि मैंने कहा जो मेरी जिंदगी से चलेगी उसकी मेरे जीवन में कोई वैल्यू नहीं है, एक्स की कोई वैल्यू नहीं है। अरे बस में तो मैं जैसे बस में चढ़ा, सुंदर सी कन्या पे मैंने पैर रख दिया। तो सुंदर सी कन्या बोली, यू मोरन पीपल आई डोंट लाइक यू। मैंने समझा कुछ अच्छा ही बोला, 2-3 दिन खुश रहा। पर जब थर्ड ईयर में आया तब पता चला कि मोरन का मतलब क्या होता है, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन। अरे पास में तो कई बार सिट गाई जैसा सीन हो जाता है आपके साथ। क्लियर बच्चों? तो 51 से 69 माइल्ड एमआर, एजुकेबल या ट्रेनेबल होते हैं मोरन। दूसरा, जिनका आईक्यू कितना बेटा, कितना है, 36 से लेके 50 तक है, उन्हें क्या बोलते हैं, मॉडरेट एमआर। और ऐसे लोग कैसे होते हैं बेटा, ट्रेनेबल। ऐसे लोगों को तुम ट्रेनिंग दो तो सेकंड क्लास तक पढ़ लेते हैं। अरे कितनी क्लास तक, सेकंड स्टैंडर्ड तक पढ़ लेते हैं। गेट माय पॉइंट? कोई डाउट है? या इन्हीं को बोलते हैं, एक बार क्वेश्चन आ चुका बेटा, इम्बिबिसिबल। इम्बिबिसिबल बोलते बेटा किनको, जिनका आईक्यू 36 से 50 है। तीसरा आईक्यू जिनका बेटा कितना, 21 से 35 तक है, उन्हें सीवियर मेंटल रिटार्डेशन बोलते बेटा। अरे क्या बोलते हैं, सीवियर। और ये बेटा क्या कहलाते हैं, डिपेंडेंट कहलाते हैं। ये पढ़ लिख नहीं सकते, लेकिन ट्रेनिंग देने से खुद का खाना पीना कर सकते हैं, टॉयलेट एक जगह नहीं करेंगे। क्लियर बच्चों, आरी बात में बच्चों। और लास्ट कौन सा, जिनका आईक्यू लेवल लेस देन आपका क्या बेटा, 21 है, यानी 20 या उससे कम है, तो ऐसे क्या कहलाते हैं, प्रोफाउंड एमआर। और प्रोफाउंड एमआर वाले बच्चे बेटा 100% कस्टोडियल होते हैं। इनको आपको बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट बांध के रखना पड़ता है, वही स्टूल पास करेंगे, वही यूरिन पास करेंगे, खाना भी खुद को खिलाना पड़ेगा, जानवरों की तरह जीवन है, बिल्कुल हिल डुल सकते हैं। इन्हीं को अपन बोलते हैं बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इडियट। क्या बोलते हैं, इडियट। तो जो लड़कियां कहती है ना इडियट, इडियट तो घर से बाहर ही नहीं निकल सकता, आपको मोरन करना चाहिए, किसी को मूर्ख करना। तो अरे पास में तो मोरन तो जो चलते फिरते होते हैं पर मानसिक रूप से अवमंद होते बेटा। क्लियर है? और मेंटल रिटार्डेशन वर्ड बंद कर दिया गया है आईसीडी 11 में। मेंटल रिटार्डेशन को क्या बोलते हैं आईसीडी 11 में, मेंटली चैलेंज्ड। मेंटली चैलेंज बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें और सलेक्शन। क्लियर बच्चों? और ये कस्टोडियल है 100% या इडियट कहलाते हैं। जिनका आईक्यू 21 से 35 से सीवियर मेंटल रिटार्डेशन या डिपेंडेंट कहलाते हैं। जिनका 36 से 50 है मॉडरेट एमआर, जिसको ट्रेनेबल, इमिबिसिबल, आरिबास में। और जिनका आईक्यू 51 से 69 के बीच में है, माइल्ड एजुकेबल या मोरन कहलाते हैं। आरिबास में 71 से 79 वाले या 80 वाले क्या कहलाते हैं, बॉर्डर लाइन। 81 से 89 वाले लो एवरेज या डल कहलाते हैं। 90 से 110 क्या कहलाते हैं, वैसे 90 से 109 कहलाते हैं। 90 से 109 वाले क्या कहलाते हैं, एवरेज या नॉर्मल। 110 से 119 तक हाई एवरेज। 121 से 129 तक जीनियस। और 130 या उसके ऊपर वाले सब क्या कहलाते हैं, गॉड गिफ्टेड कहलाते हैं। कोई डाउट है? और 21 से नीचे वाले क्या कहलाते हैं, प्रोफाउंड एमआर कहलाते हैं। तो ये आपको मोटा मोटा ध्यान रखना बेटा मेंटल रिटार्डेशन के बारे में। क्लियर बच्चों? अब आप बात करते हैं डाउन सिंड्रोम को डिटेक्ट कैसे करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ डाउन सिंड्रोम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायग्नोसिस की अगर बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो डायग्नोसिस के लिए अपन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपन बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं। सबसे पहले 11 से 13 वीक पे अपन एक टेस्ट करते हैं बेटा, ब्लड टेस्ट। येलो ऑयल में अपन सैंपल बजाएंगे बेटा, और साथ में यूएसजी कराते हैं। पहला जो टेस्ट होता है येलो ऑयल में, डबल मार्कर टेस्ट।
डबल मार्केट टेस्ट में दो हार्मोन देखेंगे, एक तो पप्पा ए और एक कौन सा, एल्फा फीटो प्रोटीन, ये दोनों देखते हैं। तो बताइए पप्पा ए और क्या देखेंगे, बीटा एससीजी, बिल्कुल एग्री विद यू बेटा, बीटा ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। तो डबल मार्केट टेस्ट करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, येलो ऑयल के अंदर भेजेंगे, कब 11 से 13 वीक पे आसपास, अरे पास में, और साथ में यूएसजी कराएंगे बेटा। उसी समय क्या करेंगे, उसी समय ब्लड सैंपल देंगे और उसी दिन यूएसजी कराएंगे। उस दिन क्या कराएंगे, यूएसजी, और यूएसजी के अंदर अगर आपको क्या देखने को मिलता है, नचल ट्रांसलुएंसी, स्किन फोल्ड बनेंगे, तो नचल ट्रांसलुएंसी अगर देखने को मिलेंगे और साथ में पप्पा और बीटा एससीजी आपके एबनॉर्मल आ रहे हैं, तो डबल मार्केट टेस्ट पॉजिटिव, मरीज को डाउन सिंड्रोम है, अबॉर्शन करा सकते हैं। अब अबॉर्शन का पीरियड वैसे भी 24 वीक हो गया, को डाउट है। और ध्यान रखना बीटा एससीजी और पप्पा ए दोनों इंक्रीज मिलेंगे बेटा, अगर दोनों इंक्रीज है तो किसका इंडिकेशन है, डाउन सिंड्रोम का। साथ में यूएसजी कराए, क्या है, नचल ट्रांसलुएंसी, गर्दन पे स्किन के फोल्ड है, जिसे गर्दन मोटी सी फील हो रही है, यूएसजी कराने पे 11 से 13 वीक पे, इसका मतलब टेस्ट पॉजिटिव है, मरीज को क्या है, डाउन सिंड्रोम। अरे कोई डाउट है बच्चों, आरिवास में कैसा दिखेगा, देखिएगा नचल ट्रांसलुएंसी में, मैं आपको इमेज बता देता हूं। ये रहा बेटा क्या, स्किन पे फोल्ड, दिस इज द स्किन फोल्ड ऑन नेक, दिस इज सीन, और शॉर्ट नेक है, गर्दन क्या है, छोटी, अरे दिस इज सीन इन डाउन सिंड्रोम, गेट माय पॉइंट। नेक्स्ट, ये रहा आपका प्रोट्रूज टंग होगा, वीएसडी एसडी होगी, आपका बहुत सारे मल्टीपल सिम्टम आएंगे आपको, जो अपने सबसे बड़ा अम्बिलिकल हर्निया होगा, सिंगल पाल्मर क्रीजेस, देखो हाथों की लकीरें कितनी है, लेकिन यहाँ पे इक्की दुक्की लकीर होगी आपकी, क्लियर, सिंगल पाल्मर क्रीजेस। ये रहा सीमियन लाइन, देखो 2-3 लाइन होती है, इसकी जगह क्या है, केवल एक ही लाइन है, सीमियन लाइन, हाथों की लकीरें नहीं होगी, समझ मेरी बात। ये रहा बेटा आपका नचल ट्रांसलुएंसी, आपका बेटा नॉर्मल थिकनेस है गर्दन की इतनी, यहाँ पे क्या गर्दन ज्यादा मोटी होगी, थिकनेस ज्यादा होगी, दिस इज नोन एज नचल ट्रांसलुएंसी, दिस इज फिटस विद डाउन सिंड्रोम, एंटी का मतलब नचल ट्रांसलुएंसी है बच्चों। नेक्स्ट, उसके बाद ये रहा नचल ट्रांसलुएंसी बड़ी हुई मिलेगी बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आ जाइए बच्चों, क्लियर है बच्चों, नचल ट्रांसलुएंसी आपको देखने को मिलेगी, थिकनेस देखने को मिलेगी, आर यू गेटिंग मी। नेक्स्ट देखिएगा, नचल ट्रांसलुएंसी, डबल मार्केट टेस्ट और नचल ट्रांसलुएंसी पॉजिटिव आएगी। इसके अलावा अपन बेटा मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल देख सकते हैं, एमएस-एएफपी। एमएस-एएफपी करते हैं बेटा कब, एक ही वर्ड में पूछे तो 16 वीक पे, 14 से 18 वीक में। यहाँ पे माँ का ब्लड सैंपल लेंगे और माँ के ब्लड सैंपल से लेंगे। मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन में अल्फा फीटोप्रोटीन 16 वीक पे करते हैं। डाउन सिंड्रोम में क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज। अब डाउन सिंड्रोम में मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन क्या मिलेगा, डिक्रीज। अगर अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल बढ़ा हुआ तो ये किसको दिखाता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को, एंटिटीज को, या गैस्ट्रोस्काइसिस एब्डोमिनल डिफेक्ट है, या ओम्फेलोसील को बताता है। ये भी थोड़ा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों क्या है, एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट है बेटा। अरे क्या प्यारे बच्चों, एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट है, कौन कौन सा, एएफपी, एंटिटीज, गैस्ट्रोस्काइसिस एंड ओम्फेलोसील एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट को बताते हैं। इसके अलावा एएफपी डाउन सिंड्रोम आपको क्या मिलेगा, एएफपी कम, जबकि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट लाइक गैस्ट्रोस्काइसिस एंड ओम्फेलोसील में एएफपी बढ़ा हुआ मिलेगा। और ये टेस्ट कब करते हैं, 16 वीक पे। अगर आपसे पूछे एक टेस्ट और करते हैं अपन, ट्रिपल टेस्ट, कौन सा टेस्ट, इसी को किटरिंग टेस्ट बोलते हैं। अरे कौन सा टेस्ट, इसमें क्या क्या चेक करते हैं बताओ, एक तो पप्पा ए है, एक बीटा एससीजी और एक क्या, एस्ट्राडियोल, ये तीनों का लेवल चेक करेंगे। कोई डाउट है, एक होता कौन सा बेटा, क्वाड टेस्ट, क्वाड टेस्ट करेंगे अपन, इसके अंदर वो ट्रिपल टेस्ट यानी तीनों, साथ में क्या चेक करेंगे, इनहिबिन ए, इस टेस्ट को क्या बोलते हैं, क्वाड टेस्ट। तो ये सब प्रेगनेंसी के प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट है बेटा, प्रेगनेंसी के दौरान आपको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट या कोई कंजेनिटल मालफॉर्मेशन या डाउन सिंड्रोम को देखने के लिए। कोई डाउट है, यहां पे बच्चों पप्पा ए की जगह कौन आ जाएगा बताओ, एएफपी चेंज करेंगे बेटा, ध्यान रखना, यही तो आप गलती कर रहे हो। डाउन सिंड्रोम में एएफपी क्या मिलेगा, डिक्रीज, बीटा एससीजी इंक्रीज और एस्ट्राडियोल भी इंक्रीज, ये ध्यान रखना। समझ गए मेरी बात को। ट्रिपल टेस्ट में अपन ने क्या लिखा, पप्पा ए नहीं आएगा, ट्रिपल टेस्ट में क्या आएगा,
AFP, बीटा एससीजी और एस्ट्राडियोल। AFP क्या मिलेगा, डाउन सिंड्रोम में पड़ा डिक्रीज, और बीटा एससीजी बड़ा हुआ और एस्ट्राडियोल भी बड़ा होगा। क्वाड टेस्ट के अंदर ट्रिपल टेस्ट प्लस इनिबिन ए करेंगे। कोई डाउट है तो ये कुछ अपन डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे आरिबास में। बाकी नचल ट्रांसफरेंसी डाउन सिंड्रोम को बताती बेटा आरिबास बच्चों। कोई डाउट है, अगर आपसे पूछे कि कंफर्म डायग्नोसिस क्या बताऊं, कंफर्म डायग्नोसिस क्या है, दैट इज एमनियोसेंटेसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एमनियोसेंटेसिस। एज अर्ली एज 11 से 13 वीक पे कर सकते हैं। यहां से मां का क्या लेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड, और आपके एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर आप क्या करोगे, एएफपी अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल क्या मिलेगा, कम। हालांकि इसको बेस्ट करना रहता है 16 वीक के आसपास एएफपी। इसके अलावा सीवीएस कर सकते हैं, कोरियोनिक वीनस सैंपलिंग, सीवीएस कर सकते हैं, और ये सीवीएस एज अर्ली एज 11 से 13 वीक पे कर सकते हैं, 11 वीक के आसपास अर्ली एज कर सकते हैं, वैसे बेस्ट रहता है 18 वीक के आसपास। इसके अलावा कोर्डोसेंटेसिस कर सकते हैं आप। कोर्डोसेंटेसिस का मतलब फीटस का जो अम्लाइकल कोड है, फीटल अम्लाइकल कोड से ब्लड लेंगे बेटा। यहाँ पे कोडो समझो, अम्लाइकल कोड से ब्लड लेंगे, और कब लेते हैं, 18 वीक के आसपास। बाकी अपन क्या करा सकते हैं, कैरियोटाइपिंग यानी क्रोमोसोमल स्टडी करवा सकते हैं ट्राइसोमी 21 में, फैमिली हिस्ट्री देख सकते हैं डायग्नोसिस में। इसका मैनेजमेंट सिम्टोमेटिक है बेटा, मेंटल रिटार्डेशन है मरीज को, मेन प्रॉब्लम मैनेजमेंट सिम्टोमेटिक है, सिम्टोमेटिक है। मेन प्रॉब्लम क्या बेटा, मेंटल रिटार्डेशन। तो क्या करें, प्रॉपर लर्निंग टाइम दे, और प्रॉपर टाइम दे मरीज को एग्जीक्यूट द वर्क, काम करने के लिए बराबर समय दे, क्योंकि उसका इतना दिमाग काम नहीं करता है, स्लो काम करता है। ऐसा नहीं नॉर्मल बच्चों की तरह तुरंत काम करेगा, धीरे धीरे काम करेगा। लर्निंग प्रमोट करे, प्रॉपर टाइम दे, एक्सरसाइज कराए, प्रॉपर डाइट मेंटेन करे, साइकोलॉजी सपोर्ट करके मरीज ठीक हो जाएगा, या ठीक भी नहीं हो रहा, रिकवर तो नहीं होगा, लेकिन नॉर्मल लाइफस्टाइल जी सकता है। क्या माय पॉइंट, दिस इज ऑल अबाउट डाउन सिंड्रोम बच्चों। अब आपका क्वेश्चन बच्चों, पहला आपका स्क्रीन पे ये रहा बेटा। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कॉजिंग इंटेलेक्चुअल डिफिसिट, दैट इज द डाउन सिंड्रोम। अब आप दिमाग से आंसर दे सकते हो, बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है बच्चों। यस चलेगा बच्चों, यस यस, कि आंधियों को कह दो कि वो अपनी औकात में रहे, आंधियों को कह दे कि वो अपनी औकात में रहे, हम वो वृक्ष के पत्ते नहीं जो टूट जाएंगे। तो जिंदगी में मुसीबतों को कह दो कि हम हारेंगे नहीं, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे और जीतेंगे, और जीतेंगे तभी हमारे सपने पूरे होंगे बेटा। चलेगा, कमेंट कीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे धमाक से, और वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूर नहीं भूले बेटा। चलिएगा बच्चों, which of the following is the characteristic physical feature of the Down syndrome? Short stature, low set ear, protruding tongue, या all of above? All of above, simple सा क्वेश्चन है, D is the right answer here. What is the underlying genetic cause of Down syndrome? Trisomy 21। हालांकि मेजोसिज्म और ट्रांसलोकेशन भी है, लेकिन मेन कारण क्या है, ट्राइसोमी 21। Get my point, A is the right answer. Which of the following is the common medical complication associated with Down syndrome? Down syndrome में कॉमन प्रॉब्लम क्या होगी, कंजेनिटल हार्ट डिजीज होगी, VSD वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, एंड सेकंड वन इज ASD। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी बिल्कुल, GIT प्रॉब्लम होगी, और अम्लाइकल हर्निया हो रहा ना, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, हाइपोप्लेसिया ऑफ लंग, लंग्स प्रॉपर डेवलप नहीं होंगे बेटा, इसलिए ऑल ऑफ अबव राइट आंसर जाएगा, डी इज द राइट आंसर। अरे बात बच्चों, चलिएगा आगे, धमाक से ज्यादा। अब रैपिड फायर राउंड चलेगा क्योंकि थ्योरी पढ़ लिए। एट व्हाट एज कैन डाउन सिंड्रोम टाइपिकली बी डायग्नोस? मोस्टली कब डायग्नोस होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान, प्रीनेटल में, एट बर्थ जन्म के समय, अर्ली चाइल्डहुड में, या ए एंड बी? तो आपको पता कि कह रहे हैं कि 11 से 13 वीक में पता चल जाता, तो प्रीनेटल में भी डाउनलोड कर सकते हैं और जन्म के समय भी डायग्नोस कर सकते हैं। तो पूरा क्वेश्चन को पढ़ना, राइट आंसर ए एंड बी, जल्दी से आंसर नहीं देना, पूरा पढ़ना क्वेश्चन। नेक्स्ट, which of following test can diagnose Down syndrome during pregnancy? प्रेगनेंसी में डायग्नोस सिंड्रोम को कौन, अल्ट्रासाउंड, एमनियोसेंटेसिस, कॉर्निंग विलेज समरी, ऑल ऑफ अबव? तो वैसे जाएगा ऑल ऑफ अबव, चारों ऑप्शन है, राइट आंसर है, यस ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट, इंडिविजुअल विद डाउन सिंड्रोम आर एट इंक्रीज रिस्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ कंडीशन? डाउन सिंड्रोम में क्या, अल्जाइमर डिजीज, बिल्कुल डिमेंशिया होगा, ल्यूकेमिया होगा, हार्ट डिफेक्ट होंगे, तो ऑल ऑफ अबव।
सारी प्रॉब्लम हो सकती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन पढ़ के रखो भाई, क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। इंडिविजुअल विद डाउन सिंड्रोम आर एट द इंक्रीज रिस्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्लीप डिसऑर्डर। कौन सा स्लीप डिसऑर्डर हो सकता है डाउन सिंड्रोम वाले मरीजों को? ऑप्शन कह रहा है स्लीप एपनिया, इंसोम्निया, नार्कोलेप्सी या रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। रात को सोने समय पैरों में दर्द होना। नार्कोलेप्सी क्या है? व्हाट इज नार्कोलेप्सी? बताइए, नार्कोलेप्सी क्या? जल्दी से कमेंट करो बेटा। यस, अबे नार्कोलेप्सी का मतलब एक्सेसिव डे टाइम स्लीपिंग बेटा, एक्सेसिव एंड अनकंट्रोल डे टाइम स्लीपिंग, दिन में सोना, एक्सेसिव अनकंट्रोल या स्लीप एपनिया। मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है? मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होगी बेटा स्लीप एपनिया। डाउन सिंड्रोम मरीजों को स्लीप एपनिया मतलब सोने समय टेम्पररी सीजेशन ऑफ ब्रीथिंग होगा। गलत जवाब बाकी के। यस, नार्कोलेप्सी का मतलब एक्सेसिव अनकंट्रोल्ड डे टाइम स्लीपीनेस कहलाता बेटा। तो स्लीप एपनिया देखने को मिलेगा। Which of following is the common cognitive feature of individual with Down syndrome? डाउन सिंड्रोम में कॉग्निटिव फीचर कौन सा है? कॉग्निटिव मतलब मेंटल से रिलेटेड, अरे इंटेलिजेंस मेमोरी से रिलेटेड, डिलेड स्पीच डेवलपमेंट, इंपेयर्ड मेमोरी, डिफिकल्ट विद प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो सारे होंगे ऑल ऑफ अबव। डी इज द राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। Which of the following is a common behavioral characteristic of the individual with Down syndrome? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। कौन सा बिहेवियरल सिम्टम देखने को मिलेगा डाउन सिंड्रोम में? एग्रेशन यानी मरीज गुस्सा में दिखेगा, विड्रॉल यानी मरीज दूसरों से भाग जाएगा, कोई मूवमेंट ही नहीं करता है, अफेक्शनेट नेचर या आलोप अबव। यस, कमेंट कीजिएगा बच्चों, आराम से आंसर इसका बताइए, मजा आ जाएगा, दिल गदगद कर देगा आपका। चलेगा बच्चों, चलेगा। एग्रेशन, विड्रॉल, अफेक्शनेट नेचर या आलोप अबव। डी वाले गलत है सभी बेटा। एग्रेशन विड्रॉल नहीं होता, वो तो बिल्कुल शांत रहता है। अफेक्शनेट नेचर यानी जो डाउन सिंड्रोम का मरीज है वो बड़ा प्यारा लगेगा आपको, दिखने में गोलमोल सा गोलमटोल सा प्यारा सा लगेगा। अफेक्शनेट नेचर होता है उसका, मतलब एकदम फेशियल एक्सप्रेशन नहीं होंगे, फ्लैट फेस होगा, आपका पागल सा फील होगा, तो आपका मन आएगा, उस पर दया आएगी, तो अफेक्शनेट नेचर होता है उसका। सी इज द राइट आंसर। प्रेमी टाइप का आदमी है। Which of following physical characteristic is commonly seen in individual with Down syndrome? कौन सा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक कॉमन देखने को मिलता है? टाल स्टेचर यानी लंबी, ग्रोथ रिटार्ड होगी, शॉर्ट स्टेचर, लो सेट ईयर, लार्ज हेड नहीं होगा, क्या होगा? माइक्रोसिफेली होगा। लॉन्ग आर्म नहीं होंगे, शॉर्ट आर्म होंगे, तो लो सेट ईयर। फिजिकल सिम्टम में क्या? लो सेट ईयर। कान आपका आउटर रेगस से नीचे होंगे बेटा। यस, गोलू मोलू बेटा अंकित। यस, सो राइट आंसर क्या जाता है? लो सेट ईयर। लो सेट देखो, ये आउटर कैंथस है, इससे सीधी लाइन बनाओ, इससे ऊपर होना चाहिए पिन्ना, लेकिन पिन्ना क्या है? नीचे। अरे पिन्ना क्या है? नीचे। क्लियर है? आरी बात में चलेगा। दिस इज लो सेट ईयर केस। व्हाट इज द नेम ऑफ द टेस्ट दैट एग्जामिन द क्रोमोसोम ऑफ द फीटस इन डायग्नोज डाउन सिंड्रोम? कौन सा टेस्ट क्रोमोसोम को डायग्नोज करने में? कैरोटाइपिंग, यस, या फ्लोरोसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन, क्या का नाम है बताइए? क्रोमोसोम इन फीटस, फीटस में बात कर रहा है, बाहर आने के बाद नहीं कर रहा है। क्रोमोसोम इन फीटस कौन सा टेस्ट किया जाता है? क्रोमोसोम इन फीटस, फीटल लाइफ में क्रोमोसोम को नापने के लिए कैरोटाइपिंग, क्रोमोसोम माइक्रो एक्सटर्नल सब कुछ करेंगे, आलो अबो। इसके अलावा फ्लोरोसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन, फिश बोलते हैं इसको, ये सभी टेस्ट होंगे बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर डाउन सिंड्रोम? अब बताओ, कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक पढ़ा था अपने एमनियोसेंटेसिस 11 से 13 वीक पे। वैसे बेस्ट क्या करते हैं? 14 से 16 वीक पे करते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड लेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड में एएफपी अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल क्या मिलेगा डाउन सिंड्रोम में? कम। और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है तो बढ़ावा मिलेगा, याद आ रहा है? यस। व्हाट इज द नेम ऑफ द टेस्ट दैट मेजर द लेवल ऑफ अल्फा फीटोप्रोटीन इन द मदर ब्लड? साफ पूछ रहा है, मां के ब्लड में इन डाउन सिंड्रोम, तो क्या नाम है उसका? मैटरनल सीरम स्क्रीनिंग बोलते हैं ना ब्लड के लिए। और अगर एमनियोटिक फ्लूइड है तो मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन एमनियोटिक फ्लूइड, और ब्लड में ले रहे हो तो मैटरनल सीरम। तो बताओ ब्लड स्क्रीनिंग टेस्ट है ना ये? कोई डाउट है तो ए इज द राइट आंसर। मैटरनल सीरम स्क्रीनिंग टेस्ट कहलाता है। व्हिच इज फॉलोइंग इज द नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्ट फॉर डाउन सिंड्रोम? बताइए बेटा। नॉन इन्वेजिव, एमनियोसेंटेसिस तो इन्वेजिव है, आपका सीवीएस, क्या सीवीएस? कोरिनिक विलेज सैंपलिंग, ये भी इन्वेजिव है। सेल फ्री डीएनए टेस्टिंग या अल्ट्रासाउंड? बताइए। यस, राइट आंसर जाएगा बेटा सी, दैट इज सेल फ्री। अल्ट्रासाउंड से
केवल नसल ट्रांसफ्यूजन का पता लगता है, डाउन सिंड्रोम का नहीं लगता, तो सेल फ्री डीएनए टेस्टिंग यूज करते हैं अपन बेटा। कैन माय पॉइंट? सो राइट आंसर गोज टू सी हियर। नया टेस्ट है, ध्यान रखना बेटा। Which following is an important aspect of managing the health of the individual with Down syndrome. डाउन सिंड्रोम के मैनेज हेल्थ को मैनेज करने के लिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, क्या रोल है, हेल्थ को कैसे मैनेज करेंगे? रेगुलर हेल्थ चेकअप करेंगे, हेल्थी डाइट देंगे, लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, अवॉइडिंग इन्फेक्शन, ऑल ऑफ अबव। तो राइट आंसर क्या जाएगा? रेगुलर चेकअप करें, ऑल ऑफ अबव आंसर जाएगा बेटा। यस, डी इज द राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा टॉपिक है, सिंपल सा क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। बताइए बेस्ट एक्सरसाइज क्या है बेटा डाउन सिंड्रोम? यस यस, हाई इंपैक्ट एरोबिक्स, वेट लिफ्टिंग। हाई इंपैक्ट एरोबिक मतलब एरोबिक्स एंड वेट लिफ्टिंग करेंगे, स्विमिंग एंड साइकिलिंग या कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स? बेस्ट इज बेटा स्विमिंग एंड साइकिलिंग। डायग्नोज वालों को स्विमिंग और साइकिलिंग सिखाए, बढ़िया एक्सरसाइज रहती है। सी इज द बेस्ट आंसर। आर यू गेटिंग मी? दिस इज होल अबाउट बेटा किसके बारे में? डाउन सिंड्रोम। सो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज पीसीओडी एंड पीसीओएस, सेकंड इज अपेंडिसाइटिस एंड सारे के सारे इंसिजन पढ़ लिए, और साथ में अपन ने डाउन सिंड्रोम पढ़ा बेटा। 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक, और गारंटी के साथ कहता हूं इन तीनों टॉपिक में से एक क्वेश्चन सीधा जरूर आएगा।